कीबोर्ड अमर। अध्याय 181 विरोधाभास। ग्रामीणों द्वारा पहले दी गई सहायता को ध्यान में रखते हुए क्याओ जुइंग आग बुझाने और घायलों को ले जाने में मदद करने के लिए तुरंत वहां पहुंच गई। समय समय पर वह ढहती हुई छतों को सहारा देने के लिए अपनी शक्तियों का भी उपयोग करती थी। अप्रत्याशित रूप से जुआन उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि खेतों की ओर चल पड़ा। क्याओ जुइंग उसे मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसकी जाती हुई परछाई को देखकर वह झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाने लगी। कितना तुच्छ व्यक्ति है वो! क्या वो अभी भी ग्रामीणों के प्रति पहले हुई घटना को लेकर द्वेष रखता है? जुआन मैदान में सबसे चमकदार जगह की ओर बढ़ा। वह अपनी यादों से कुछ सत्यापित करना चाहता था। पहले गिरा उल्कापिंड कई टुकड़ों में बिखर गया था और सबसे बड़ा टुकड़ा गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर गिरा था, जिससे जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया था। दूर से भी जुआन को अपनी ओर आती हुई गर्मी महसूस हो रही थी, जिससे उसे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना पड़ा ताकि वह उससे बच सके। फिर भी अपनी साधना की सीमाओं के कारण वह गड्ढे के केंद्र तक नहीं पहुंच सका। जलते हुए अंगारे जमीन पर बिखरे हुए थे, जो उसे और आगे बढ़ने से रोक रहे थे। फिर भी उसने वह चीज पा ली जिसकी उसे तलाश थी। सबसे बड़े उल्कापिंड पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जिन्हें देखकर जुआन के चेहरे पर एक विचित्र भाव आ गया। उसने ऊपर तारों की ओर देखा और सोचने लगा कि क्या स्वर्ग सचमुच एक सजीव अस्तित्व है। वह भारी मन से गांव लौटा। क्याओ जुइंग तुरंत उसके पास गई और उसे खींच कर ले आई। तुम पहले कहाँ गए थे? चूंकि तुम वापस आ गए हो, तो गांव की मदद करो। हालांकि जुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्या फायदा? हम परिणाम नहीं बदल सकते, सब व्यर्थ हो जाएगा। क्याओ जुइंग तुरंत भड़क उठी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ, उन्होंने पहले आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह इस देश के सख्त कानूनों का नतीजा है। बाद में जो हुआ उससे पता चलता है कि उनके दिल में दया है। आखिर में उन्होंने हमें पानी और दवाइयां भी दी, है ना? मतलब तुम्हारे लिए, जुआन ने सुधार करते हुए कहा। क्याओ जुइंग दंग रह गई। क्या सच में तुम उस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम मर्द हो, क्या तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद कर सकते हो? यह मुद्दा नहीं है, बात बस इतनी है कि आपके सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। आपको जल्द ही पता चल जाएगा, जुआन ने उत्तर दिया। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, यहां भी अपनी शक्ति व्यर्थ मत कीजिए। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ठंडी सी झंझनाहट के साथ क्याओ जुइंग ग्रामीणों की मदद करने के लिए वापस चली गई। आपने क्याओ जुइंग को 11 बार सफलतापूर्वक ट्रोल किया है। जुआन अपने गुस्से के अंक देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सच में वह मुझसे बहुत नाराज है ना? कुछ समय बाद दूर से घोड़ों के खुरों की आहट सुनाई दी। थोड़ी ही देर में एक अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पहुंची। गांव वालों में एक अजीब सी हलचल मच गई। आखिर इस युग में किसी अधिकारी से मिलना लगभग कभी भी अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। गांव का मुखिया तुरंत आगे बढ़ा और विनम्रतापूर्वक अधिकारी का अभिवादन किया। माननीय वांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? पिछली उल्का वर्षा के बाद मैं यहाँ कैसे नहीं आ सका? मुझे इस मामले की सूचना तुरंत शाही दरबार को देनी होगी। गांव के मुखिया की बात अनसुनी करते हुए लॉर्ड वांग ने हाथ के इशारे से अपने अधीनस्थों को इलाके की तलाशी लेने का आदेश दिया। ग्राम प्रधान ने एक क्षण के लिए संकोच किया और फिर पूछा, माननीय वांग जी, देखिए, हमारे गांव में एक भीषण आपदा आई है और लगभग हर परिवार किसी न किसी प्रकार के नुकसान से जूझ रहा है। क्या मजिस्ट्रेट कृपया हमें इस संकट से उबरने में मदद करने के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं? उनकी बात पूरी होने से पहले ही लॉर्ड वांग ने बीच में ही कहा, शाही दरबार इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हम उत्तरी सीमा पर विदेशी जातियों से लड़ रहे हैं और महलों और शाही मकबरे के निर्माण के लिए भी धन की आवश्यकता है। आप लोग इतनी सरल समस्या का समाधान स्वयं ही कर सकते हैं। तुच्छ बातों पर शाही दरबार को परेशान न करें। गांव के मुखिया ने और भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, लेकिन इस साल की फसल खराब है और हमारे कई घर जलकर राख हो गए हैं। एक सिपाही अचानक घबरा कर दौड़ता हुआ आया और एक जरूरी खबर देते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। बुरी खबर है, लॉर्ड वांग। लॉर्ड वांग ने क्रोधित होकर सिपाही को लात मारी और गरजते हुए कहा, थोड़ा तो तमीज दिखाओ। क्रोधित सिपाही ने लात लगने वाली जगह को रगड़ा और गिरे हुए उल्कापिंड के टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां उल्कापिंड पर शब्द लिखे हैं। शब्द? लॉर्ड वांग की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत उस ओर बढ़े जहां सिपाही इशारा कर रहा था। यदि यह एक शुभ संकेत है और मैं इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दूं, तो महामहिम प्रसन्नतावश मुझे पदोन्नति दे सकते हैं। उल्कापिंड पर क्या लिखा था, ये वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। यहीं पर विद्वानों की भूमिका आती थी। शब्दों पर उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि वे साधारण से साधारण कथन को भी किन राजवंश के लिए सबसे बड़े आशीर्वाद में बदल सकते थे। आखिरकार ये शब्द स्वर्ग से आए थे, इसलिए इनका महत्व बहुत अधिक था। सैनिकों का एक दल तेजी से लॉर्ड वांग के पीछे चल पड़ा और कुछ उत्सुक ग्रामीण भी उनके साथ हो लिए, सभी देखने के लिए बेताब थे। चेन वेई अपने पिता को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और वे दोनों जुलूस के पीछे पीछे चलने लगे। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, आपने उस धूर्त अधिकारी से मदद क्यों मांगी? ये तो स्पष्ट है कि वह इस संकट में हमारी मदद के लिए कभी कोई पैसा नहीं देगा। आप तो बस अपमान मोल ले रहे हैं। ग्राम प्रधान ने गहरी सांस ली और कहा, कम से कम कोशिश तो की। बाकी ग्रामीणों की खातिर अगर मैं अपना स्वाभिमान और सम्मान त्याग दूं तो क्या फर्क पड़ता है? चेन वेई ने गहरी सांस ली और फिर घृणा से भरी नजरों से लॉर्ड वांग की पीठ की ओर देखा। लॉर्ड वांग अभी भी पदोन्नति और शिखर तक पहुंचने का सपना देख रहे थे, तभी उन्होंने उल्कापिंड पर लिखे शब्द देखे। वे तुरंत स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने पूरे शरीर में एक सिहरन महसूस हुई और उनके पैर अचानक इतने लड़खड़ाने लगे कि वे मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। सदमे से उबरने से पहले उनके अधीनस्थों को उनकी छाती की मालिश करनी पड़ी। ये शब्द किसने उकेरे हैं? लॉर्ड वांग दहाड़ते हुए बोले।
उन्होंने ग्रामीणों की ओर उंगली उठाते हुए गुस्से से कहा, जिस किसी ने भी ये उकेरा है उसे अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गांव का मुखिया ये देखकर हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वह उल्कापिंड को देखने के लिए भीड़ के बीच से गुजरा और उसने उस पर निम्नलिखित शब्द खुदे हुए देखे, संस्थापक संप्रभु सम्राट की मृत्यु होगी और उसकी भूमि विभाजित हो जाएगी। वह डर से कांपने लगा और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्यवश चेन वेई तुरंत आगे बढ़कर उसे सहारा देने के लिए पहुंच गया। हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेहोश हो जाने से ये सब खत्म हो जाएगा? लॉर्ड वांग इतने क्रोधित थे कि वे इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। अगर कुछ और होता तो वे आसानी से संदेश का अर्थ तोड़ मरोड़ कर उसे शुभ संकेत बता सकते थे, लेकिन उल्कापिंड पर लिखा हुआ लेख स्पष्ट रूप से सम्राट का अपमान था। चाहे वे कितने भी दुस्साहसी क्यों न हो, वे इसे किसी और तरह से व्याख्या करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मेरे पिताजी सचमुच बेहोश हो गए हैं, चेन वेई ने तर्क दिया। मुझे परवाह नहीं कि वह सचमुच बेहोश हुआ था या नहीं। बेहतर होगा कि तुम इस मामले की तह तक जाओ, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम में से हर एक को इसके लिए भुगतना पड़े। ये शब्द कहने के बाद लॉर्ड वांग ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक दर्पण निकाला। इस पूरे समय जुआन बस एक तरफ खड़ा होकर शांति से देखता रहा। उसने गौर किया कि ये दर्पण उसके पिछले जीवन के वीडियो कॉल जैसा ही था, और वह एक बार फिर साधना की दुनिया की अद्भुतता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वैज्ञानिक प्रगति की कमी भी वैश्वीकरण में बाधा नहीं बनी। मामले की जानकारी देते हुए लॉर्ड वांग ने दर्पण में दिख रहे व्यक्ति के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। रिपोर्ट समाप्त करने के बाद उन्होंने दर्पण को एक तरफ रख दिया और ग्रामीणों की ओर शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हर एक ग्रामीण से पूछताछ करो। अगर हम ये पता नहीं लगा पाए कि ये शब्द किसने खुदवाए हैं तो तुम सब इसके लिए मारे जाओगे। उनके शब्दों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। वे सभी यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। भला किसने सोचा होगा कि वे इस गड़बड़ में फंस जाएंगे? ये हम नहीं हैं, हम सब पहले आग बुझाने में व्यस्त थे। हम तो पढ़ना भी नहीं जानते, लिखना तो दूर की बात है। हमारे साथ अन्याय हुआ है। सबको पता है कि मैं अंधा हूँ। अल्पविराम। गांव वाले तुरंत दया की भीख मांगने लगे। क्याओ जुइंग ने जुआन का हाथ खींचते हुए पूछा, क्या तुमने देखा कि ये शब्द किसने उकेरे? मैं आग बुझाने में इतनी व्यस्त थी कि मैंने कहीं और क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जुआन ने भारी मन से अपना सिर हिलाया। एक ग्रामीण ने अचानक जुआन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने उस आदमी को थोड़ी देर पहले उल्कापिंड की ओर चलते हुए देखा था। बिल्कुल, वे दोनों लोग काफी संदिग्ध लग रहे हैं। जरूर उन्होंने ही ये सब किया होगा। बाकी ग्रामीणों ने भी सर्वसम्मति से सहमति जताई। उनकी जान खतरे में थी, इसलिए वे किसी पर भी दोष मरने के लिए बेताब थे। अल्पविराम। क्याओ जुइंग दंग रह गई। उसने पहले सद्भावनावश उनकी मदद की थी, लेकिन अब उन्होंने उसे इस तरह से चुकाया। ये तो बस मानवीय स्वभाव है, इसे एक सबक के रूप में लें, जुआन ने टिप्पणी की। क्याओ जुइंग ने जुआन को एक अजीब नजर से देखा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तुम्हारी उम्र अभी इतनी भी नहीं हुई है। बुद्धि का उम्र से क्या लेना देना? ऐसे लोग भी हैं जो दशकों तक जीते हैं, फिर भी मूर्ख ही बने रहते हैं। जुआन ने सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उत्तर दिया। जरूरत पड़ने पर वह घेराबंदी तोड़ने के लिए तैयार था। ग्रामीणों की गवाही सुनकर लॉर्ड वांग ने तुरंत अपना ध्यान उन दोनों की ओर मोड़ दिया। उनकी सेना भी बाहर की ओर बढ़ी और उन्हें भागने से रोकने के लिए इलाके को घेर लिया। जैसे ही जुआन उन दोनों के लिए मौका बनाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक लॉर्ड वांग की आंखों में थोड़ी अनिश्चितता झलक उठी और वे जोर से हंस पड़े। आह, लॉर्ड सेंसर, मैं पिछले कुछ दिनों से आपको ही ढूंढ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सच में यहाँ होंगे। प्रभु सेंसर। जुआन अवाक रह गया। उसने सोचा कि प्रभु वांग उन्हें चौंकाने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा संभव नहीं है। दूसरे पक्ष के पास इस तरह का अर्थहीन झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। अपने पिछले जीवन में ढेर सारे गेम खेलने के कारण उसे जल्द ही समझ आ गया कि यह मिशन एक आरपीजी रोलिंग गेम की तरह है, और उसने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक पहचान अपना ली थी। लॉर्ड वांग ने पहले बोलने वाले ग्रामीणों को घूर कर देखा और थूकते हुए कहा, ये कैसी बकवास कर रहे हो? ये आदमी तो शाही दरबार का सेंसर है। ये उल्कापिंड पर ऐसे अपमानजनक शब्द कैसे लिख सकता है? बोलने से पहले अपनी जबान संभालो। ग्रामीणों को फटकार लगाने के बाद उसने जुआन की ओर मुड़कर कहा, माननीय सेंसर, शाही दरबार ने हमें एक दिन के भीतर अपराधी को ढूंढने का आदेश दिया है, अन्यथा हमें हमारे पदों से हटा दिया जाएगा और मृत्युदंड दिया जाएगा। चूंकि आप यहाँ सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं कमान आपको सौंपता हूँ। जुआन जानता था कि दूसरा पक्ष मूलतः सारा दायित्व उस पर डाल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि स्वर्ग की मुहर को पार करने का यही मुख्य तरीका है, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। ठीक है, मैं इस मामले की जिम्मेदारी लेता हूँ। हर घर से अलग अलग पूछताछ करो, कहीं वे अपनी गवाही में मिलीभगत न कर लें। जी हाँ, माननीय सेंसर। अपने हाथ के इशारे से माननीय वांग ने अपने सैनिकों को अलग अलग होकर ग्रामीणों से अलग अलग पूछताछ करने का आदेश दिया। निर्देश देने के बाद उसने जुआन की ओर एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी, लेकिन जुआन ने उसे झुंझलाहट समझाते हुए कहा, तुम अभी तक क्यों सुस्ती दिखा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि कर्मचारियों की कमी है? जल्दी करो और काम पर लग जाओ। जी। लॉर्ड वांग ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। अधीनस्थ की तरह व्यवहार किए जाने के बावजूद वह इस बात से खुश था कि उसने इस मामले का बोझ किसी और पर डाल दिया था। अगर बाद में कुछ गड़बड़ भी हो जाती तो उसका खामियाजा लॉर्ड सेंसर को ही भुगतना पड़ता। जब लॉर्ड वांग चले गए तो क्याओ जुइंग अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाए और उसने पूछा, आप यहाँ सेंसर कब बने? ये वह भूमिका है जो स्वर्ग की मुहर ने मुझे सौंपी है। इस मुकदमे को सुलझाने के लिए हमें संभवतः उन अपराधियों को ढूंढना होगा जिन्होंने ये शब्द लिखे थे, जुआन ने उत्तर दिया। क्याओ जुइंग ने राहत की सांस ली।
ये तो काफी आसान लगता है। ये ह्यूमन सील या अर्थ सील जितना खतरनाक नहीं लगता। तुम बहुत जल्दी लापरवाह हो रहे हो। अगर हम इस अपराध को सुलझाने में नाकाम रहे तो किन राजवंश के कानूनों के तहत हमें मौत की सजा दी जा सकती है। लॉर्ड वांग अभी सिर्फ सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए सजा के तौर पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनके पद से हटाया ही जाएगा। वरना तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे यहाँ देखकर इतने खुश क्यों होंगे? जुआन ने जवाब दिया। लेकिन ये तो सबसे बुरी स्थिति है ना? ये मामला ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि गांव में लोग बहुत कम हैं। वैसे भी पुलिस कांस्टेबलों में कई कुशल पूछताछ करने वाले हैं और उन्हें कुछ जानकारी निकलवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्याओ जुइंग ने जवाब दिया। मैं कुछ लोगों को बेगुनाह भी साबित कर सकती हूँ। जो लोग पहले मेरे साथ आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उस उल्कापिंड के टुकड़े के पास जाकर वो शब्द उकेरने का समय नहीं मिलना चाहिए था। काश ये इतना आसान होता। असल में इस समस्या का कोई हल नहीं है। जुआन ने गहरी सांस ली। अंततः उसे समझ में आया कि यह स्वर्ग की मुहर क्यों थी। इसका संबंध आकाश के तारों से था और यह एक ऐसी परीक्षा थी जो निश्चित मृत्यु की ओर ले जाएगी। क्यों? क्याओ जुइंग हैरान थी। अगर मुझे सही याद है तो आप पहले इस उल्कापिंड की दिशा में गए थे। आपको ये दिखना चाहिए था कि उल्कापिंड की ओर कौन आ रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, जुआन ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा। जब यह उल्कापिंड आकाश से गिरा तब इस पर ये शब्द पहले से ही अंकित थे। अध्याय 182, बाहर निकलने का रास्ता। क्याओ जुइंग दंग रह गई। ये कैसे संभव हो सकता है? हालांकि उसका चेहरा जल्द ही खुशी से चमक उठा। क्या ये और भी बेहतर नहीं है? उसने जवाब दिया। आपको बस सच बोलना है और सभी ग्रामीणों पर से संदेह दूर हो जाएगा। ये शब्द जोर से बोलने के लिए तुम्हें कितना मूर्ख होना पड़ेगा। जुआन ने क्याओ जुइंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या तुम्हें सच बोलने के परिणाम नहीं पता? इसका मतलब तो सीधे सीधे इस बात की पुष्टि करना है कि स्वर्ग ने सम्राट की मृत्यु का फरमान सुना दिया है। अगर हमने ऐसी सूचना दी तो सम्राट हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हम क्या करें? क्याओ जुइंग ने हैरानी से कहा। हम सच नहीं बता सकते और यहाँ के ग्रामीण भी निर्दोष हैं। हम उनमें से किसी एक को बलि का बकरा बनाकर उससे जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करना भी चाहें तो यह आसान नहीं होगा, जुआन ने उदास होकर जवाब दिया। किन राजवंश के कानून बेहद सख्त हैं। सम्राट का इतना बड़ा अपमान करने पर कुल की 9 पीढ़ियों का नाश कर दिया जाता है। भला भला कौन इतने जघन्य अपराध को स्वीकार करेगा, खासकर तब जब उसके साथ अन्याय हो रहा हो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लिए एक ही दिन में हत्यारे को ढूंढना असंभव है? क्याओ जुइंग का दिल तेजी से डूबने लगा। जुआन ने ग्रामीणों की ओर देखा, उसकी आवाज में एक कठोर स्वर आ गया। इस समस्या से निकलने का एक रास्ता है। किस रास्ते से? क्याओ जुइंग ने पूछा। अगर कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करना चाहता तो हमें उल्कापिंड के आसपास रहने वाले सभी ग्रामीणों को मार डालना होगा। वैसे भी अपराधी इन्हीं ग्रामीणों में से कोई एक होगा और सम्राट को अपनी प्रजा की जान की कोई परवाह नहीं है। इससे हम इस मामले को बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक सुलझा सकते हैं, जुआन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। किन शिहुआन के शासनकाल के 36वें वर्ष में घटी अंटारिस ऑक्यूपाइंग द हॉट घटना का इतिहास में यही हाल है। गांव में किसी ने भी उन शब्दों को लिखने की बात स्वीकार नहीं की, इसलिए अधिकारियों ने अंततः सभी ग्रामीणों को मरवा दिया। वे हत्यारे को आजाद घूमने देने के बजाय सभी को मार डालना बेहतर समझते थे। जुआन को खुशी थी कि वह इतिहास के इस अंश के बारे में जानता था जिसने उसे इस असंभव विकल्प से बाहर निकलने का रास्ता दिया और उसे पहले की 2 परीक्षाओं की तुलना में स्वर्ग की मुहर को बहुत आसानी से पार करने की अनुमति दी। हालांकि क्याओ जुइंग ने तुरंत आपत्ति जताई। ये ठीक नहीं है, ये बहुत क्रूर है, मैं इससे सहमत नहीं होंगी। जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह स्वर्ग की मुहर द्वारा निर्मित एक भ्रम मात्र है। ये बिल्कुल भी असली लोग नहीं हैं। इसमें इतनी क्रूरता क्या है? क्याओ जुइंग ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, उनके साथ हमारी पिछली मुलाकातों में वे आम इंसानों से बिल्कुल अलग नहीं लगे। भले ही यह महज एक भ्रम हो, लेकिन मैं अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इतने सारे निर्दोष लोगों की जान लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। आप मुझे भोली और नासमझ कह सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी सीमा है जिसे मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुआन ने उपहास उड़ाते हुए जवाब दिया, लेकिन जब तुमने मेरी जान लेने का फैसला किया तो तुम वाकई निर्णायक थे, है ना? क्याओ जुइंग का चेहरा तुरंत गर्म हो गया। ये तो अलग बात है। तुम तो दुश्मन ही बनोगे और ऊपर से बेहद घृणित भी। मुझसे दया की उम्मीद मत करो। जुआन ने अपने चेहरे को छूते हुए कहा, इतना सुंदर चेहरा और फिर भी तुम्हें मुझसे नफरत है। लगता है तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए सिर्फ गहने हैं। क्याओ जुइंग चुपचाप उसे घूरती रही। उसी क्षण लॉर्ड वांग दौड़कर आए और जुआन के कान में फुसफुसाते हुए बोले, लॉर्ड सेंसर, हमने सभी ग्रामीणों से पूछताछ कर ली है, लेकिन उनमें से कोई भी लिखना पढ़ना नहीं जानता। मुझे लगता है कि हमें बस। उसने अपने अंगूठे से अपनी गर्दन पर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें ग्रामीणों को मार डालना चाहिए। इस तरह अपराधी न्याय से बच नहीं पाएगा और हम महाराज के प्रति जवाबदेह बने रहेंगे। जुआन के जवाब देने से पहले ही क्याओ जुइंग बीच में बोल पड़ी, ऐसा नहीं चलेगा। लॉर्ड वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। युवती, अगर आपको मेरे तौर तरीकों पर इतनी आपत्ति है तो कोई दूसरा समाधान क्यों नहीं सुझाती? अगर हम इन लोगों को नहीं मारेंगे तो मौत का सामना हमें ही करना पड़ेगा। लॉर्ड सेंसर, ऐसे समय में हमें निर्णायक कदम उठाने होंगे। क्याओ जुइंग ने जुआन की आस्तीन खींची और उसका समर्थन मांगा। जुआन ने गहरी सांस ली और कहा, वांग स्वामी, उनसे एक बार फिर पूछताछ कीजिए। अगर फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता तो हम कोई दूसरा उपाय निकालेंगे। मैं समझ गया, लॉर्ड सेंसर, लॉर्ड वांग ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जैसे ही वह जाने ही वाला था, अचानक एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, महाराज, बुरी खबर है। ग्राम प्रधान की पूछताछ के दौरान ही मृत्यु हो गई है और उसका बेटा इस समय हंगामा मचा रहा है।
वह काफी शक्तिशाली साधक निकला है और उसने हमारे कई भाइयों को घायल कर दिया है। लॉर्ड वान गुस्से से भड़क उठे। बेहद घटिया, ऐसे समय में उसकी हिम्मत कैसे हुई गड़बड़ करने की। जो भी सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करे, उसे अपनी जान से हाथ धोना चाहिए। उसे मार डालो। जी महाराज। सिपाही उस इलाके से जाने ही वाला था कि जुआन ने अचानक उसे रोक दिया। एक पल रुकिए, गांव के मुखिया की मौत कैसे हुई? माननीय न्यायाधीश, ग्राम प्रधान की तबीयत पहले से ही खराब थी और पहले लगे सदमे ने उनकी हालत और बिगाड़ दी। पूछताछ के दौरान हमारे साथियों ने उन्हें थोड़ा बहुत प्रताड़ित किया होगा, लेकिन हमने हद से ज्यादा नहीं किया। बाकी सभी ग्रामीण इसे सहन करने में सक्षम थे। ग्राम प्रधान ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी अचानक मृत्यु हो गई। सैनिक ने जल्दबाजी में जवाब दिया और वह लगातार अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। जुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अगर गांव के मुखिया की हालत पहले से ही खराब थी, तो पूछताछ के दौरान उसकी मौत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उस दौर में संदिग्धों से कबूलनामा निकलवाने के लिए उन्हें यातना देना आम बात थी, इसलिए इसके लिए सैनिकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। फिलहाल उसके बेटे को पकड़ो और उसे जेल में डाल दो। मैं उससे बाद में निपट लूंगा। जी महाराज। सिपाही झट से जुआन का आदेश पूरा करने के लिए निकल पड़ा और जल्द ही चेन वेई ने खुद को सैनिकों की एक टुकड़ी से घिरा पाया। चाहे उसने कितनी भी जोरदार कोशिश की हो, इतने सारे दुश्मनों से एक साथ निपटना उसके लिए मुश्किल था। जल्द ही उसके हाथ जंजीरों से बांध दिए गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। क्या तुम सचमुच उन्हें मारना चाहते हो? क्याओ जुइंग ने चिंता से पूछा। जुआन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर पूछा, क्या तुम सचमुच उन्हें बचाना चाहती हो? क्याओ जुइंग ने तुरंत सिर हिला दिया। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम वादा करो कि अब से मुझे बड़े भाई कहकर बुलाओगे, तो मैं तुम्हारी मदद करने पर विचार करूंगा। मैं। क्याओ जुइंग का चेहरा लाल हो गया। उसने उस समय उसे बड़े भाई इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा था कि वह मृत्यु के कगार पर है और अनजान रहकर मरना नहीं चाहती थी। सामान्य परिस्थितियों में तो वह उसे बड़े भाई कहकर पुकार ही नहीं सकती थी। जुआन ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है तुम सिर्फ बातें करते हो। तुमने ऐसे कहा जैसे तुम सचमुच इन सभी लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन अंत में तुम अपना अहंकार भी नहीं छोड़ सकते और उनके लिए मुझे बड़ा भाई भी नहीं कह सकते। क्याओ जुइंग ने गुस्से से कहा, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। जुआन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या मैंने पहले कभी खुद को संत बताया है? अगर इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है तो मैं उन लोगों की मदद क्यों करूं जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? और इन लोगों ने पहले भी मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। क्याओ जुइंग ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूं तो क्या तुम सच में उन्हें बचाओगे? वैसे मैं उम्मीद करती हूं कि आप भविष्य में भी मुझे इसी नाम से बुलाएंगे, जुआन ने बात सुधारते हुए कहा। और हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उन्हें बचा पाऊंगी। अगर आप सफलता की गारंटी भी नहीं दे सकते, तो मैं आपको बड़ा भाई क्यों कहूं? ये तो सरासर बेवकूफी है। क्याओ जुइंग ने विरोध जताया। ठीक है, अगर मैं उन्हें बचाने में नाकाम रहता हूं तो तुम मुझे बड़ा भाई कहना बंद कर सकते हो, लेकिन कम से कम शुरुआत में तो मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए, है ना? जुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगी। क्याओ जुइंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बड़े भाई। जुआन थोड़ा और करीब झुककर पूछा, तुमने क्या कहा? तुम्हारी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पाया। क्याओ जुइंग ने गुस्से से उसकी ओर देखा। ज्यादा आगे मत बढ़ो। आपने क्याओ जुइंग को ट्रोल करके 33 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मैं क्या करूं? तुम्हारी आवाज बहुत धीमी थी। जुआन को इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि क्याओ जुइंग अब बहुत कम रेज पॉइंट्स दे रही थी। पहले तो वह बारूद के ढेर की तरह थी, जरा से वार पर भी रेज पॉइंट्स का विस्फोट कर देती थी। लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा था जैसे उसका बारूद कम होने लगा हो और उसके रेज पॉइंट्स का योगदान दयनीय होता जा रहा था। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। कोई चारा न होने पर क्याओ जुइंग ने एक बार फिर कहा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। बड़े भाई। जुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, मेरी प्यारी छोटी बहन, कितनी आज्ञाकारी हो। इतना कहकर वह उस स्थान की ओर बढ़ने लगा जहां चेन वेई को कैद किया गया था। इस बीच क्याओ जुइंग अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही। उसने अनजाने में अपने गालों को छुआ और महसूस किया कि वे जल रहे हैं। मैं पागल हो रही हूं। इसी बीच जुआन चेन वेई की अस्थायी कोठरी के बाहर रुक गया और गहरी सोच में डूब गया। ये तो स्पष्ट था कि वह ग्रामीणों को बचाने का फैसला सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि क्याओ जुइंग उसे बड़ा भाई कहती थी। आखिर वह आधुनिक दुनिया से आया था। उसके अपने नैतिक मूल्य उसे इतने निर्दोष लोगों को स्वार्थवश मरने देने की अनुमति नहीं देते थे। उसके तार्किक मन ने उसे बताया कि ये ग्रामीण स्वर्ग की मुहर द्वारा निर्मित मात्र भ्रम है, लेकिन उसकी इंद्रियां कुछ और ही कह रही थीं। उसे सब कुछ बहुत ही वास्तविक लग रहा था और वह इन ग्रामीणों को उन लोगों से अलग नहीं कर पा रहा था जिनसे वह पहले मिल चुका था। वह ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं था और वह नहीं चाहता था कि यह एक ऐसा आघात बन जाए जो उसके जीवन भर के लिए उसे दागदार कर दे। उल्कापिंड पर लिखे शब्दों को देखने के बाद से ही वह इस दुविधा से निकलने का रास्ता खोजने के लिए लगातार दिमाग खपा रहा था। भले ही क्याओ जुइंग ने उसे बड़े भाई कहकर न पुकारा होता, फिर भी वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता। अगर क्याओ जुइंग को इसके बारे में पता चल जाए तो वह शायद गुस्से में फट पड़ेगी, है ना? हालांकि जुआन ने उसे ये सब न बताने का फैसला किया। कई हजार रेज पॉइंट्स के मुकाबले उसे लगा कि भविष्य में उस लड़की का उसे बड़ा भाई कहना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। ये जानकर कि वो कभी उसकी दुश्मन थी और एक बार उसे जान से मारने की कोशिश कर चुकी थी, ये सब और भी रोमांचक हो गया था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। अंदर चेन वेई को एक खंभे से मजबूती से बांधा गया था। कमीने अधिकारी, मुझे शुरू से ही शक था कि तुम संदिग्ध लग रहे हो।
ये तुम्हारी ही साजिश होगी। जुआन को देखते ही चेन वेई की आंखें लाल हो गईं और उसने रस्सी से खुद को छुड़ाकर उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। आपने चेन वेई को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। शांत रहो। एक पहरेदार ने चेन वेई को चुप कराने के लिए उस पर अपना डंडा घुमाया और फिर जुआन को चापलूसी भरी नजर से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंसरशिप के स्वामी का अपमान करने की? जुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप बाहर इंतजार कीजिए। हाँ बिल्कुल। पहरेदार झटपट कमरे से बाहर निकल गए। तब तक क्याओ जुइंग आखिरकार उसके पास पहुंच चुकी थी और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और किसी को भी पास आने से रोकने के लिए बाहर सतर्कता से नजर रखती रही। तभी जुआन ने बोलना शुरू किया, मुझे पता है कि तुम्हें फंसाया गया है। तुम नीच हो, शुरू से ही तुम ही जिम्मेदार थे। चेन वेई की आंखों में घृणा की आग जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु और गांव वालों के दुख दर्द के बारे में सोचते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। आपने चेन वेई को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ, जुआन ने जवाब दिया। मुझे बचाओगे? चेन वेई ने व्यंग्य किया। तो क्या मुझे इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? चेन वेई, मेरे बड़े भाई सचमुच तुम्हें बचाने आए हैं, क्याओ जुइंग ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। ये शब्द सुनकर चेन वेई ने जुआन को घूरकर देखा और फिर चुप हो गई। मुझे पता है कि तुम्हें फंसाया गया है क्योंकि उल्कापिंड के गिरते ही मैं तुरंत उसके पास दौड़कर गई थी। उस पर शब्द पहले से ही खुदे हुए थे, जुआन ने कहा। ये शब्द सुनकर चेन वेई भय से कांप उठा। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया। जुआन दूसरे पक्ष से ये शब्द सुनकर हैरान रह गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भयभीत चेन वेई खाली निगाहों से आसमान की ओर घूरते हुए बुदबुदाया, मैंने सोचा था कि अगर हमें उन शब्दों को लिखने वाले अपराधी को ढूंढ लिया जाए तो हम इस मुसीबत से बच निकलेंगे, लेकिन अगर वे शब्द सचमुच स्वर्ग से आए फरमान हैं तो सम्राट ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे निश्चित रूप से सारा दोष हम पर डाल देंगे ताकि इस मामले से पैदा हुई किसी भी अशांति को दबा सकें। क्याओ जुइंग ने अनजाने में जुआन की ओर देखा। उसके शब्द आश्चर्यजनक रूप से उन शब्दों से मिलते जुलते थे जो उसने पहले उससे सुने थे। जुआन को भी इस बलवान व्यक्ति के इतने होशियार होने की उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत ही इसके परिणामों को समझ जाएगा। लगता है आप काफी समझदार आदमी हैं। मुझे इस मुसीबत से निकलने का एक तरीका पता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप में इसे अंजाम देने का साहस होगा। कीबोर्ड अमर, अध्याय 183, स्वर्ग की मोहर खोलने का असली तरीका। मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज से डर नहीं महसूस किया, यहां तक कि आकाश से भी नहीं, चेन वेई ने गर्व से घोषणा की। जुआन उस व्यक्ति की हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि वह इतनी विकट परिस्थिति में होने के बावजूद इतने आत्मविश्वास से बोल पा रहा था। उसकी मानसिक दृढ़ता सचमुच असाधारण थी। बहुत खूब, मैं चाहता हूं कि तुम अपना जुर्म कबूल करो और ये शब्द लिखने की बात स्वीकार करो, जुआन ने कहा। क्याओ जुइंग को यह जानने की उत्सुकता थी कि जुआन किस तरह का प्रस्ताव रखने वाला है, लेकिन ये शब्द सुनकर वह एकदम चौंक गई। जरा रुको, क्या यह उसे सीधे नरक में धकेलने जैसा नहीं है? हा, चेन वेई ने भी व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि आप भी असली अपराधी का पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा ही है? मैंने सोचा था कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन लगता है मैं गलत था। मुझे तो आपको दूरदर्शी नहीं कहना चाहिए था। जुआन ने सिर हिलाया। तुम? चेन वेई का गुस्सा फूट पड़ा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूरदर्शी न कहलाना पसंद नहीं करेगा। आपने चेन वेई को ट्रोल करके 256 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इस बारे में ठीक से सोचो। भले ही कोई इस अपराध को स्वीकार न करे, फिर भी तुम्हारी मौत तय है। लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो मरने वाले सिर्फ तुम ही होगे। क्या ये तर्क तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चेन वेई क्रोधित हो गया। लेकिन यह एक जघन्य अपराध है जिसके लिए मेरे कुल की 9 पीढ़ियों का सफाया करना उचित है। मैं इसे इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? 9 पीढ़ियाँ? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में ही मर गई थी और तुम इतने सालों से अपने पिता के साथ अकेले रह रहे हो। अब जब तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो गई है तो इस सजा से और कौन प्रभावित होगा? चेन वेई स्तब्ध रह गया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार में अब केवल वही एक सदस्य बचा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और बोला, ये ठीक नहीं है। गांव में बहुत से लोग मुझसे दुश्मनी रखते हैं और अक्सर झगड़े होते रहते हैं। उन कमीनों के लिए मरना मुझे गवारा नहीं। मैं उनकी खुशी के लिए खुद को क्यों कुर्बान करूं? इससे बेहतर है कि हम सब एक साथ मरें। इससे जुआन सचमुच मुश्किल में पड़ गया। उसे विश्वास था कि चेन वेई एक नेक इंसान है जो गांव वालों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार रहेगा। लेकिन लगता है उसका यह आकलन पूरी तरह गलत था। मुझे मृत्यु से भय नहीं है, लेकिन इस तरह अपमानजनक मृत्यु से मैं संतुष्ट नहीं हूं। एक सच्चे योद्धा को गौरवशाली आरोहण करना चाहिए। यदि हम ग्रामीणों का मरना ही भाग्य में लिखा है तो मैं बाकी लोगों को उनके भाग्य के बारे में सूचित करना चाहूंगा और उन्हें विद्रोह के लिए हथियार उठाने को प्रेरित करना चाहूंगा। दुनिया ने किन राजवंश के अत्याचारों को बहुत लंबे समय तक सहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग मेरी इस पुकार पर ध्यान देंगे। आप भी एक नेक इंसान लगते हैं। क्यों ना हम मिलकर कुछ महान काम करें? अगर हम सफल हुए तो आप जो चाहे बन सकते हैं, चाहे राजा, ड्यूक या मार्क्वेस। आप सिर्फ एक मामूली सेंसर बनकर नहीं रह जाएंगे। चेन वेई के शब्द इतने भावुक थे कि उन्होंने जुआन के दिल की धड़कनें तेज कर दी। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जन्म से ही नेता बनने के गुण लेकर पैदा होते हैं। उनके शब्द स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं को जगह देते हैं और चेन वेई भी उन्हीं में से एक हैं। अगर मैं इस दुनिया का हिस्सा न होता तो शायद मैं भी उनकी बातों से प्रभावित हो जाता। शाही दरबार के एक अधिकारी के सामने ऐसे अपमानजनक शब्द बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम जीने से थक गए हो, जुआन ने ताना मारा।
इसके बावजूद चेन वेई बिल्कुल भी भयभीत नहीं दिखे। उन्होंने सीना फुलाकर कहा, मुझे लगता है कि आप भी किन सम्राट के अत्याचारी शासन से असंतुष्ट हैं, तभी तो आपने मुझसे इतनी बातें की हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना आप भी हिम्मत करके इस महान पद के लिए प्रयास करें। क्या राजाओं और कुलीनों को जन्म से ही उच्च पद प्राप्त होता है? जुआन क्षण भर के लिए अवाक रह गई। उस प्रसिद्ध कई हजार साल पुराने कथन को सुनकर जुआन को अचानक लगा कि उसका मुंह थोड़ा सूख गया है। क्या ऐसा संभव है कि आप किसी और नाम से भी जाने जाते हो? चेन शिंग वन। चेन शिंग। चेन वेई गहरी सोच में डूब गया। यह अच्छा नाम है। मैं काफी समय से अपना नाम बदलना चाहता था। ठीक है, आज से मैं चेन शिंग के नाम से जाना जाऊंगा। एक बार फिर जुआन को जवाब देना मुश्किल लगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ क्या हो रहा है? चेन शिंग यहाँ अचानक कैसे आ गया? जुआन को लगा कि उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो रहा है। अगर यह व्यक्ति वास्तव में चेन शिंग था और उसे अन्य ग्रामीणों के साथ फांसी दे दी गई, तो क्या पोलियों का विद्रोह नहीं होगा? अगर ऐसा है तो किन राजवंश का पतन इतनी जल्दी नहीं होता, जिसका मतलब है कि इतिहास बदल रहा है। जुआन स्तब्ध रह गई। समय में पीछे जाने वाले किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण नियम इतिहास को न बदलना था, ताकि वास्तविकता की समयरेखा में किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित परिवर्तन न हो सके। लगता है मैं चेन वेई को, अरे अब तो उसका नाम चेन शिंग होना चाहिए, मरने नहीं दे सकता। जुआन की पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा जब उसे आखिरकार समझ आया कि स्वर की मुहर कितनी कपटी थी। अधिकांश लोग उन शब्दों को उकेरने वाले अपराधी को ढूंढ नहीं पाते और मारे जाते। जो लोग अधिक क्रूर होते, वे सभी ग्रामीणों को चुप कराने के लिए उन्हें मार डालने का प्रयास करते, लेकिन चेन शिंग की मृत्यु अनजाने में इतिहास की दिशा बदल देगी। इससे आगे चलकर कई अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, जिनमें से कोई भी अच्छा नहीं होगा। सरल शब्दों में कहें तो स्वर्ग की मुहर को साफ करने के लिए उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। उसे अपराधी को दंडित करना होगा और शाही दरबार के प्रति जवाबदेह रहना होगा, साथ ही चेन शिंग के जीवित रहने को सुनिश्चित करना होगा। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो अंटारिस ऑक्यूपाइंग द हॉट घटना का रिकॉर्ड पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता था। ये तो कहा गया था कि गांव के सभी लोग मारे गए थे, लेकिन संभव है कि उनमें से कुछ बच गए हों, जिनमें सबसे प्रमुख चेन शिंग था। अगर मैंने इतिहास के अभिलेखों पर आंख बंद करके भरोसा किया होता, तो मेरा भी ठीक उसी तरह अंत हो गया होता। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि स्नो ही वह सितारा थी जिसने उसे भाग्य की ओर अग्रसर किया। अगर स्नो ने जोर न दिया होता तो शायद वह ग्रामीणों को बचाने के लिए इतना दृढ़ निश्चयी न होता। चेन शिंग की मृत्यु के बाद स्वर्ग की मुहर को पार करना असंभव हो जाता और किसी न किसी तरह उसकी भी मृत्यु हो जाती। जुआन ने तुरंत अपने विचारों को व्यवस्थित किया और जवाब दिया, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। आपको इन ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी के अपने परिवार हैं जिनकी उन्हें देखभाल करनी है, तो वे भला कैसे आपके साथ जुड़कर अपने कुल की 9 पीढ़ियों के विनाश का जोखिम उठा सकते हैं? इसके अलावा आपने ये भी बताया कि उनमें से कुछ आपसे नाराज हैं, इसलिए यह संभव है कि वे आपका प्रस्ताव ठुकराने के बाद आपको धोखा दे दें। अभी आपके लिए कोई कदम उठाने का सही समय नहीं है। चेन शिंग का चेहरा उतर आया। वह पहले आवेश में आ गया था और उसने ठीक से विचार नहीं किया था। जुआन के विश्लेषण ने उसे होश में लाया और उसने निराशा में कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मौत का इंतजार करना चाहिए? अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आपको ये शब्द लिखने की बात स्वीकार करनी चाहिए और हम इस मामले को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बचाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा और उसके बाद आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जुआन ने उत्तर दिया। चेन शिंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ देर तक जुआन को ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जुआन जानती थी कि चेन शिंग आसानी से किसी पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद जवाब दिया, सच कहूं तो मेरा इस मामले में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं तुम सबको मार डालता तो मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान होता। लेकिन मेरी छोटी बहन ने तुम्हारी तरफ से गुहार लगाई और मुझे भी निर्दोषों को मारना पसंद नहीं है। इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करने के लिए ये जोखिम उठा रहा हूं। क्याओ जुइंग ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल चेन शिंग, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसका चेहरा भले ही संदिग्ध लगे, लेकिन उसका दिल नेक है। जुआन ने अपनी जीभ चटकाई। क्या तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो या मेरी निंदा? चेन शिंग को चुप देखकर जुआन ने उसे आखिरी बार जोरदार धक्का देने का फैसला किया। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। मैं ये जोखिम नहीं उठाऊंगी कि हमारी बातचीत का राज किसी और को पता चले। हैरानी की बात है कि इन शब्दों को सुनकर चेन शिंग ने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं आपका अनुरोध स्वीकार करता हूं। उन तीनों ने अपनी योजना के विवरण को अंतिम रूप दिया, जिसके बाद जुआन ने लॉर्ड वांग को बुलाया। उसने पहले ही इस मामले को कबूल कर लिया है। उसी ने गुप्त रूप से उल्कापिंड पर वे शब्द उकेरे थे। लॉर्ड वांग अत्यंत प्रसन्न हुए। लॉर्ड सेंसर, मुझे कभी विश्वास नहीं था कि आप इस मामले को संभाल पाएंगे। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। उसने अपने अधीनस्थों को बुलाया और आदेश दिया, पुरुषों, उस बदमाश को तुरंत मार डालो। एक पल रुकिए। जुआन ने जल्दी से लॉर्ड वांग को रोका और उन्हें एक तरफ खींच लिया। क्या आप संदिग्ध को यूं ही मार डालने का इरादा रखते हैं? अगर हम ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को फांसी न दे तो और क्या करेंगे? लॉर्ड वांग ने हैरानी से पूछा। आपको उसे शियानयांग 3 भेजना चाहिए और महामहिम से व्यक्तिगत रूप से उसका न्याय करवाना चाहिए। शायद महामहिम आपके गुणों से प्रसन्न हो और आपको भरपूर इनाम दें, जुआन ने कहा। यह तो वाकई बुद्धिमानी भरा कदम है। लॉर्ड वांग की आंखें खुशी से चमक उठी। पुरुषों, उस आदमी को बांधकर पिंजरे में डाल दो। मैं स्वयं उसे राजधानी वापस ले जाऊंगा। लॉर्ड सेंसर, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? जुआन ने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। मुझे अभी और भी काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे ये प्रस्ताव अस्वीकार करना होगा। लॉर्ड वांग इससे पूरी तरह संतुष्ट थे। लॉर्ड सेंसर, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं वास्तव में आभारी हूं।
आज आपने मुझ पर जो कृपा दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। स्वामी वांग, आप बहुत ही विनम्र हैं, जुआन ने उत्तर दिया। अगर आप इसके लिए मुझसे नाराज न हो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जब ग्रामीणों को पता चला कि उल्कापिंड पर वे शब्द चेन वेई ने ही लिखे थे, तो यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर उसके करीबी थे, वे भी उस पर उंगली उठाने लगे और उसके इस कृत्य की आलोचना करने लगे। मानो सभी को नरक के द्वार का अनुभव कराया गया हो, इसलिए वे सब बेहद क्रोधित थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपना क्रोध उस अपराधी पर निकाला जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी। उनकी जान बचाने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने उसका अपमान किया, उसे देखकर चेन शेंग क्रोधित हो गया। वह पलटवार करने ही वाला था कि जुआन उसके पास आए और चुपके से की संचार के जरिए उससे बोली, आम लोग अक्सर अज्ञानी होते हैं, इसलिए उन्हें दोष मत दो। सकारात्मक सोचो। आज वे आसानी से तुम्हारे खिलाफ एकजुट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भविष्य में तुम भी आसानी से उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद के लिए एकजुट कर सकते हो। चेन शेंग की आंखों में एक चमक कौंधी और उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे किया और आज्ञाकारी होकर पहरेदारों के पीछे पिंजरे में चला गया। जुआन और कियाओ जुइंग ने एक दूसरे को देखा और तेजी से दूसरी दिशा में चली गईं। सबकी नजरों से ओझल होते ही उन्होंने लंबा चक्कर लगाया और उस जगह पर घात लगाकर बैठ गईं जहां से होकर काफिला राजधानी शियानयान की ओर जाने के रास्ते में गुजरेगा। अंततः वे चेन शेंग को बिना किसी खास परेशानी के बचाने में कामयाब रहे। दरअसल पहरेदार ज्यादा ताकतवर नहीं थे और लॉर्ड वांग अपने इनाम को पाने के लिए इतने बेताब थे कि वे अपने साथ मुश्किल से ही किसी को लाए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शाही दरबार के अपराधी को बचाने की इतनी हिम्मत करेगा। लॉर्ड वांग, अब हम क्या करें? उनके अधीनस्थ कर्मचारी स्तब्ध रह गए और तुरंत लॉर्ड वांग के चारों ओर जमा हो गए, बेचैनी से जवाब की मांग करने लगे। उनकी निगरानी में इतने महत्वपूर्ण अपराधी को भागने देने के लिए उन्हें मौत की सजा मिल सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए? लॉर्ड वांग भी बेहद परेशान थे। न केवल उन्होंने पदोन्नति का मौका खो दिया था, बल्कि इस रफ्तार से तो ऐसा लग रहा था मानो उनका सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्यों न हम चेन गांव लौटकर सबको मार डालें? हम ये दावा कर सकते हैं कि किसी ने भी उन शब्दों को लिखने की बात कबूल नहीं की है, इसलिए अधीनस्थों में से एक ने सुझाव दिया। अरे मूर्ख! लॉर्ड वांग ने अपने अधीनस्थ के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने पहले ही शाही दरबार को इस मामले की सूचना दे दी है। अगर मैंने अचानक अपना बयान बदल दिया तो मैं खुद ही मुसीबत मोल ले लूंगा। एक अन्य अधीनस्थ ने कहा, अगर हम ये दावा करें कि चेन वेई ने भागने की कोशिश की और हमारे कुछ साथियों को नुकसान पहुंचाया, तो हमने उसे सजा के तौर पर मौके पर ही मार डाला। लॉर्ड वांग ने सहमति में सिर हिलाया। यह अच्छा विचार है, लेकिन फिर उसके शव का क्या होगा? कल यमन में एक कैदी की मौत हो गई और हमने अभी तक इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी है। हम उसके शव का इस्तेमाल चेन वेई के शव के स्थान पर कर सकते हैं। वैसे भी शाही दरबार के लोग उसे पहचानेंगे नहीं, अधीनस्थ अधिकारी ने उत्तर दिया। लॉर्ड वांग की आंखें चमक उठीं। यह अच्छा विचार है, जल्दी काम पर लग जाओ। हम सब इस समय एक ही नाव में हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब चुप रहें। समझे? बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अल्पविराम। इसी बीच जुआन और कियाओ जुइंग चेन शेंग को एक सुनसान जगह पर ले गईं। उन्होंने उससे कहा, अब तुम चेन गांव वापस नहीं जा पाओगे। अब तुम्हारी क्या योजना है? मेरे पिता के शव का क्या होगा? मैं उन्हें ऐसे ही वहां नहीं छोड़ सकता, चेन शेंग ने भौहें चढ़ा लीं। चिंता मत करो, मैंने कुछ आदमियों को तुम्हारे पिता को दफनाने का आदेश दे दिया है, जुआन ने जवाब दिया। जाहिर है, यह कोई भव्य अंत्येष्टि नहीं होगी। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम इस समय भगोड़े हो। धन्यवाद, उपकारक, आपकी सहायता के लिए मैं आभारी हूँ। चेन शेंग ने जुआन को प्रणाम करते हुए कहा, चिंता न करें। मैं आज से अपना नाम बदल लूंगा ताकि आप किसी भी तरह से दोषी न हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज से मुझे चेन शेंग के नाम से जाना जाएगा। मैं यांगशिया शहर जाकर अपने एक मित्र के पास शरण लेने की सोच रहा हूँ। क्या संयोगवश आपके दोस्त का नाम वुगुआंग है? जुआन ने पूछा। चेन शेंग हैरान रह गया। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये तो बस एक तुक्का था। खैर, मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, जुआन ने शर्माते हुए जवाब दिया। चेन शेंग ने मुट्ठी बांधकर कहा, आज आपने मुझ पर जो कृपा दिखाई है, उसका मैं अवश्य ही प्रतिफल दूंगा। अलविदा। इतना कहकर उसने उन दोनों को विदाई दी और चला गया। किसी कारणवश जाते समय उसकी आकृति काफी मजबूत लग रही थी। जैसे ही कियाओ जुइंग ने चेन शेंग की दूर जाती हुई आकृति को देखा, वह खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाई, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेन शेंग और वु गुआंग ने सबसे पहले किन शिहुआंग के खिलाफ विद्रोह किया था। उनका विद्रोह असफल रहा क्योंकि अंत में उन्हें झांग हान ने हरा दिया, लेकिन उनके कार्यों ने जियांग यू पश्चिमी चू के अधिपति राजा और लियू बैंग हान राजवंश के संस्थापक सम्राट के लिए एक मिसाल कायम की। कहानी की शुरुआत चेन शेंग और वु गुआंग को युयान कमांडरी की रक्षा के लिए आम सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करने के कार्य से होती है। हालांकि अचानक आई बाढ़ ने उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी, जिससे काफी देरी हुई। किन राजवंश के कानून के अनुसार आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने में देरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। उन्होंने सोचा कि वे मृत्युदंड का सामना करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना बेहतर समझते हैं, और इस प्रकार उन्होंने आम सैनिकों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, जिससे विद्रोह की शुरुआत हुई। एक शेंग का अर्थ है विजय। चेन शेंग कृषि श्रमिकों के वर्ग से उठे विद्रोहियों में से एक थे, जिन्होंने स्वयं को चेन देश का राजा घोषित किया था। हालांकि बाद में झांग हान ने उन्हें पराजित कर दिया। वे अपने इस कथन के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या राजाओं और कुलीनों को जन्म से ही उच्च पद प्राप्त होता है? 2. चेन शेंग के अधिकांश समर्थक किसान और मजदूर थे जिनके पास उचित हथियार नहीं थे, इसलिए वे खेती के औजारों और अन्य ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, जिसके परिणामस्वरूप एक मुहावरा प्रचलित हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ है, विद्रोह में अपने डंडे उठाओ।
3. शियान्यांग किन राजवंश की राजधानी थी? अध्याय 184, क्रिस्टल ताबूत में महिला। जुआन ने जीभ चटकाते हुए कहा, क्या तुमसे बातें छिपाना मेरे लिए सामान्य बात नहीं है? तुम मेरी पत्नी तो हो नहीं। तुम तो बहुत जिज्ञासु हो, पर बाहरी होकर भी। कियाओ जुइंग उनके जवाब से अवाक रह गई। आपने कियाओ जुइंग को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। धिक्कार है, मेरा तो इस आदमी को पीटने का बहुत मन कर रहा है। कियाओ जुइंग ने अपने गुस्से को दबाने के लिए आंतरिक शांति का सहारा लिया और फिर पूछा, आपको कैसे पता चला कि वह वुगुआन को ढूंढने जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे आपको पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। अरे, मुझे बड़े भाई कहने के बजाय तुम क्यों कह रहे हो? जुआन ने असंतुष्टि से कहा। खैर, तुम्हारे सवाल के बारे में इसका सीधा सा जवाब है कि मैं बुद्धिमान हूं। आने वाले समय में तुम्हें पता चलेगा कि मुझमें और भी कई अद्भुत क्षमताएं छिपी हैं। देखो तुम कितने खुश हो, कियाओ जुइंग ने चिढ़कर कहा। हालांकि उसके शब्द तीखे थे, फिर भी वह अच्छे मूड में थी, क्योंकि जुआन ने उसकी विनती पर आगे बढ़कर चेंगाओ को बचाया था, इसलिए उसने उसे इसके लिए दोषी न ठहराने का फैसला किया। पता नहीं यह मोहर कब हटेगी। हमें पहले राजमहल से पुष्टि का इंतजार करना पड़ सकता है। जुआन इस बात को लेकर थोड़ा असहज था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी योजना सफल होगी या नहीं। इसी बीच लॉर्ड वांग ने अपराध स्थल को भली भांति तैयार कर लिया था। उन्होंने अपने संचार दर्पण को सक्रिय किया ताकि वे पहले से तैयार किए गए बयान शाही दरबार को भेज सकें। कुछ ही देर बाद जुआन के आसपास का इलाका अचानक विकृत होने लगा और उसे भारहीनता का जाना पहचाना एहसास होने लगा। जब तक यह एहसास शांत हुआ, तब तक वे दोनों वापस अपने परिचित भूमिगत महल में पहुंच चुके थे। तुम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हो, तुमने स्वर्ग की मोहर को इतनी आसानी से पार कर लिया। मीली की आवाज जुआन के कानों में गूंजी, जिसमें आश्चर्य और खुशी दोनों झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे विश्वास ही नहीं था कि वे दोनों तीनों मोहरों के भीतर की चुनौतियों को पार कर पाएंगे। आसान? क्या वाकई आसान था? जुआन ने स्वर्ग की मोहर को पार करने के लिए उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनके बारे में सोचा। सच कहें तो ये पिछली 2 मोहरों जितनी कठिन नहीं थी। ये परीक्षा साधना या युद्ध कौशल की नहीं, बल्कि तीक्ष्ण विवेक शक्ति और भाग्य की थी। जुआन बेहद भाग्यशाली था कि उसने अंत में ग्रामीणों की मदद करने का फैसला किया और चेन शेंग के जीवित रहने के बारे में उसकी पहले से मौजूद जानकारी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उसके लिए इस कठिन परिस्थिति से बचने का एकमात्र तरीका खोजना असंभव था। यदि कोई अन्य कृषक होता जिसे इसमें शामिल इतिहास की जानकारी नहीं होती, नहीं, यहाँ तक कि यदि कोई अन्य पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति होता जिसके पास उसके समान ज्ञान होता, तो ये लगभग निश्चित था कि वह वहां मर जाता। जब जुआन अभी भी इस मामले पर विचार कर रही थी, तभी जमीन पर बनी मोहरनुमा आकृति खुल गई, जिससे एक घोर अंधेरा छेद दिखाई दिया। तीनों मोहरें टूट चुकी हैं। अब आप बाहर निकल सकते हैं, है ना? जुआन ने पूछा। मेरा ताबूत ठीक नीचे वाले तल में है। मोहर पूरी तरह से खोलने के लिए आपको मेरे ताबूत पर रखी तलवार को बाहर निकालना होगा, मीली ने उत्तर दिया। जुआन नीचे उतरने ही वाला था कि कियाओ जुइंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहो। जुआन ने सिर हिलाया। तुम्हें यहीं मेरा इंतजार करना चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत काले कवच वाले जनरल को यहाँ बुला लेना और उन दोनों कुत्तों को आपस में लड़वा देना। ये भी काम नहीं करेगा, है ना? अगर वो सच में हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भागने का समय नहीं होगा। चलो, इसके बजाय ये करते हैं। फिलहाल तुम कुछ समय के लिए चुयान के पास वापस चले जाओ। अगर अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतने समय के बाद भी तुम मुझे न देखो, तो नीचे जो कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी काले कवच वाले जनरल को दे देना। कियाओ जुइंग जुआन के निर्देशों को मानने में अनिच्छुक थी। नहीं, मैं आपके साथ नीचे चलूंगी। कम से कम हम एक दूसरे का ख्याल तो रख सकेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे साथ नीचे आने पर भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो? जुआन ने सिर हिलाते हुए कहा। कियाओ जुइंग चुप हो गई। वह झांग हान का मुकाबला नहीं कर सकती थी, मीली की तो बात ही छोड़ो। अगर मीली सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती, तो उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदारी इसी में थी कि वह ऊपर ही रहे, ताकि अगर कोई बुरी स्थिति आ जाए तो उनके पास मीली के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक हथियार हो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर सावधानी से अगले स्तर पर कूद गई। वह एक छोटा घिरा हुआ क्षेत्र था जिसके केंद्र में एक चमकदार क्रिस्टल का ताबूत रखा हुआ था। वह उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम थोड़ी देर पहले किसे कुत्ता कह रहे थे? अरे, तुमने सब सुन लिया। शर्म से जुआन के गाल लाल हो गए। किसी दूसरे के बारे में बुरा बोलते हुए पकड़े जाना हमेशा ही असहज होता था। मीली ने गहरी सांस ली और कहा, बुजुर्गों के कान अक्सर तेज होते हैं। पता नहीं क्यों, जब कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है तो मुझे हमेशा पता चल जाता है। जुआन अपने पुराने बेशर्म अंदाज में लौट आया और बड़बड़ाने लगा, महाराज, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, आपकी साधना वाकई अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, जिससे मैं ईर्ष्या ही कर सकता हूं। आपके प्रति मेरा आदर पीली नदी की अथाह लहरों की तरह उमड़ रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई और आपकी महानता के करीब भी आ सके। मीली कुछ पल के लिए चुप रही, मानो बकवास की इस बौछार से वह स्तब्ध रह गई हो। तुम्हारी चिकनी जुबान मुझे झाओ गाओ एक की याद दिलाती है। यह अप्रिय है, मीली ने चिढ़कर कहा। जुआन अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी तुलना झाओ गाओ से की जाएगी, और यह झटका उसके लिए और भी गहरा था क्योंकि वह जानता था कि झाओ गाओ एक हिजड़ा था। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत। बस करो, जल्दी करो और हवा में तैरती हुई तलवार को ले आओ, मीली ने कहा। वह तलवार आत्मा दमन मोहर का ऊर्जा स्रोत है।
कोई भी इसके पास जाता तो इसकी तलवार की ऊर्जा से वह पास पहुंचने से पहले ही भेद दिया जाता, लेकिन चूंकि तुमने आत्मा दमन संरचना को भेद कर इसकी मान्यता प्राप्त कर ली है, इसलिए इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। यह कोई और जाल तो नहीं है। तलवार की ताकत के बारे में सुनकर जुआन भयभीत हो गई। तुम्हें बेवकूफ बनाकर मुझे क्या फायदा होगा? मैं भी इस बंधन को तोड़ना चाहती हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास समय नहीं है। झांग हान ने मृत आत्माओं को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है और वह जल्द ही तुम्हारी पत्नी के पास रक्त अनुष्ठान करने के लिए लौट रहा है, मीली ने कहा। चुचुयान की वेदी पर असहाय अवस्था में पड़ी हुई छवि उसके मन में उभर आई। जुआन ने दांत पीसते हुए क्रिस्टल के ताबूत की ओर कदम बढ़ाया। उसने देखा कि किसी धातु से बनी 9 रस्सियां क्रिस्टल के ताबूत के चारों ओर लिपटी हुई थीं। ये रस्सियां एक प्राचीन तलवार से जुड़ी थीं जो हवा में तैर रही थी, जिसका सिरा ताबूत की ओर नीचे की ओर इशारा कर रहा था। पास पहुंचने से पहले ही उसे अपनी ओर एक प्रबल दबाव महसूस होने लगा, जिससे उसका हृदय सम्मान दिखाने की तीव्र इच्छा से भर गया। उसने अपनी इच्छाशक्ति को इकट्ठा किया और घुटने टेकने की इच्छा का विरोध किया। आप मजाक कर रहे होंगे। एक गौरवशाली पुनर्जन्मदाता होने के नाते मैं एक साधारण तलवार के सामने कैसे घुटने टेक सकता हूं? अमरों से भी ऊपर खड़े होकर संसार पर अपनी ऊंची निगाहों से देखते हुए मैं अपने कीबोर्ड के बल पर स्वर्ग पर राज करूंगा। दुनिया में लाखों कीबोर्ड योद्धा हो सकते हैं, लेकिन मेरे सामने सब सिर झुका लेंगे, क्योंकि कीबोर्ड सम्राट मेरी बराबरी करने की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। जुआन ने खुद को प्रोत्साहित करने के लिए ये शब्द बुदबुदाए। शायद इसका उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस पर पड़ रहा दबाव वास्तव में कम होने लगा और अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह नगण्य लगने लगा। क्या तुम सचमुच ताई तलवार का दबाव सहन कर सकते हो? मीली ने आश्चर्य से कहा। ताई तलवार। जुआन को तलवार का नाम इतना जाना पहचाना लगा कि वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या यह इतिहास की 10 सबसे प्रसिद्ध तलवारों में से एक नहीं है? जी हाँ, ताई तलवार राजत्व की तलवार है जो संसार की उत्पत्ति से ही अस्तित्व में है। उस समय ये निराकार और अदृश्य थी। हालांकि इसकी तलवार शक्ति की पहले से ही पूरे संसार में व्याप्त थी, बस एकत्र होने के लिए एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। सही व्यक्ति के हाथों में सही समय पर सही स्थान पर इस तलवार का निर्माण हुआ। इस तलवार को गढ़ने में हमारे चू देश के 2 कुशल तलवारकारों का योगदान रहा। हमारे एक राजा ने एक बार इसी तलवार से हजारों सैनिकों का वध किया था। मीली की आवाज में अपने पूर्वजों के प्रति उसकी प्रशंसा झलक रही थी। दुर्भाग्यवश जब अंततः किन देश ने चू देश को हरा दिया तो ये तलवार यंगजेंग के हाथ लग गई। विडंबना यह है कि उसने इसी तलवार का इस्तेमाल मुझे कैद करने के लिए किया। जुआन ने ताबूत के ऊपर तैरती तलवार को संदेह भरी निगाहों से देखा। उसे यकीन था कि उसके सामने खड़ी तलवार उस तलवार से अलग थी जिसके बारे में उसने अपने पिछले जन्म में पढ़ा था। ये तलवार नश्वर दुनिया की नहीं लग रही थी, ये किसी किंवदंती या उपन्यास से निकली हुई तलवार जैसी प्रतीत हो रही थी। तलवार तुरंत वापस लेने के बजाय उसने कहा, महाराज सच कहूं तो मुझे इस बारे में थोड़ी झिझक है। मुझे डर है कि आपको रिहा करने के बाद आप मेरी पत्नी को बचाने के अपने वादे से मुकर सकते हैं। आखिरकार आपकी साधना को देखते हुए हमारे पास आपको रोकने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। झांग हान इस समय शादी के मंडप की ओर बढ़ रही है। अगर तुमने मुझे जल्द रिहा नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, मीली ने ताना मारते हुए कहा। मैं यह नहीं नकारता कि मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेचैन हूं, लेकिन क्या आप मुझसे भी ज्यादा बेचैन नहीं हैं? मुझे आश्चर्य है कि आप यहाँ कितने समय से बंद हैं। 1000 साल, 2000 साल या शायद 10,000 साल भी। अगर आप इस मौके को नहीं भुना पाए तो अगला मौका कब मिलेगा? मीली एकदम चुप हो गई। वह दिखने में जितनी शांत लग रही थी उतनी शांत नहीं थी। सचमुच यह मेरे लिए भी एक दुर्लभ अवसर है। तो फिर आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब जुआन की बारी थी दुविधा में पड़ने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीली को समझौते की शर्तों का पालन करवाने के लिए वह क्या करे। उसे अपने पिछले जीवन के उपन्यासों में पड़ी हुई पंक्तियां याद आईं और उसने कोशिश की। क्यों ना हम मालिक सेवक का अनुबंध कर लें? जब तक तुम मुझे अपना स्वामी मानोगी तब तक तुम मुझे या भविष्य में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। हा। कमरे में कुछ पल के लिए उपहास भरी हंसी गूंजी, फिर मीली ने ठंडे लहजे में कहा, तुम खुद को क्या समझते हो कि मुझे तुम्हें अपना स्वामी मानने पर मजबूर करोगे? यंगजेंग भी मुझे वश में नहीं कर पाया तो तुम जैसे बच्चे की तो बात ही छोड़ो। जुआन के चेहरे पर काली लकीरें उभर आईं और वह चिल्लाया, अरे ये तो हद हो गई। तुमने ही तो मुझे कुछ सुझाव देने को कहा था और अब तुम मेरे सुझाव पर मुझसे नाराज हो रहे हो। तो फिर क्या करो? मीली ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, चलिए इसके बजाय ये करते हैं। एक कागज लीजिए और हम अपनी अपनी शर्तों पर एक समझौता कर लेते हैं। मुझे इस ताबूत से बाहर निकालने में मदद करने के बदले में मैं आपकी पत्नी को बचाने का वादा करती हूँ और न तो आपको और न ही बाकी 2 महिलाओं को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे समझौतों का बहुत महत्व होता है। मैं भी इससे मुकर नहीं पाऊंगी। जुआन ने इसके बारे में पहले भी सुना था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे यहाँ कागज कहाँ मिलेगा? अरे मूर्ख, यहाँ कागज की इतनी जरूरत क्यों है? क्या तुम अपने कपड़ों पर नहीं लिख सकते? स्याही की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे घाव हैं। तुम अपने खून का इस्तेमाल स्याही की जगह कर सकते हो, मीली ने ठंडे लहजे में कहा। जुआन को उसका तीखा लहजा पसंद नहीं आया। ये बुढ़िया तो वाकई चिड़चिड़ी है। अगर आप मुझसे बड़े न होते तो मैं। दुर्भाग्यवश वह उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी महत्वपूर्ण करने के बारे में सोच नहीं पाया जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। खैर, उसने झटपट अनुबंध की शर्तें लिख लीं और फिर भौहें चढ़ा लीं। यहाँ तो सिर्फ मेरी हथेली का निशान है। आपके निशान के बिना अनुबंध बाध्यकारी नहीं होगा, है ना? बस इसे मेरे पास ले आओ ताकि मैं इस पर अपनी हथेली रख सकूं, मीली ने कहा।
तुम कहाँ हो? जुआन ने पूछा। उसने अपने आसपास के इलाके में तलाशा, लेकिन आवाज ऐसी लग रही थी मानो कहीं से भी आ सकती हो। तुम सचमुच पूरे के पूरे मूर्ख हो। क्या मैं तुम्हारे ठीक सामने क्रिस्टल के ताबूत में नहीं हूँ? मीली चिल्लाई। जुआन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। धिक्कार है, इस चिड़चिड़ी बुढ़िया की वजह से ही मैं थोड़ा बेवकूफ होता जा रहा हूँ। वह उदास मन से क्रिस्टल के ताबूत की ओर बढ़ा और सोचने लगा कि मीली ताबूत के अंदर अपनी दैनिक जरूरतों को कैसे पूरा करती होगी। क्या उसे पेशाब और शौच भी नहीं करना होगा? अरे, लेकिन वो तो पहले ही मर चुकी है ना? शायद उसका सूखा हुआ शव ही बचा होगा। छी, मैं तो हमेशा से डरावनी कहानियों और फिल्मों से दूर ही रहा हूँ। धिक्कार है, उम्मीद है ताबूत के अंदर जो भी हो, वो ज्यादा डरावना न हो। जब वह ताबूत के पास पहुंचा, तो वह अचानक जम गया। क्रिस्टल के ताबूत के अंदर कोई भयानक, सूखा हुआ शव नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर थी। वह एक हिजड़ा है जो किनेर्शी द्वारा दिवंगत किन शिहुआंग से सिंहासन ग्रहण करने के बाद प्राप्त अपार शक्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वह हिरण को घोड़ा कहना कहावत के लिए जाना जाता है, जिसमें वह किनेर्शी के सामने लाए गए हिरण को घोड़ा बताकर यह पता लगाता था कि कौन से अधिकारी उसके पक्ष में हैं और कौन उसके विरुद्ध है। अध्याय 185, उसकी तलवार का प्रहार होगा और सभी कुलीन पश्चिम की ओर दौड़ पड़ेंगे। महिला ने काले रंग की पोशाक ओढ़ी हुई थी और उसके हाथ बड़े सलीके से उसके पेट पर रखे हुए थे। वह क्रिस्टल के ताबूत में शांति से लेटी हुई थी। उसके होठों पर हल्की सी लालिमा थी जो उसे मोहक बना रही थी, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा खतरनाक आभास भी दे रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। इतने सालों तक इस अंधेरी भूमिगत गुफा में छिपे रहने के कारण उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी त्वचा सफेद जैड की तरह चमक रही थी, शायद उसके कपड़ों के रंग ने इस चमक को और भी बढ़ा दिया था। उसकी नाक सुडौल कोण पर मुड़ी हुई थी और उसके होंठ मोहक ढंग से चमक रहे थे। उसका कोमल निचला जबड़ा और पतली गर्दन उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे, जिससे किसी के लिए भी उसके आकर्षण का विरोध करना मुश्किल हो रहा था। जुआन ने पहले कभी वह काली पोशाक नहीं देखी थी, लेकिन उसने सहज ही अनुमान लगा लिया कि यह महारानी द्वारा पहनी जाने वाली फीनिक्स की पोशाक है। काले रेशमी वस्त्र पर शुभ प्राणियों की सुनहरी कढ़ाई की गई थी, जिससे वह भव्य और आकर्षक लग रही थी। इसे पहनने वाले को एक रहस्यमय और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त हो रहा था। ड्रेस पूरी तरह फिट नहीं थी, थोड़ी ढीली थी। फिर भी ड्रेस के नीचे से उसके खूबसूरत कर्व्स हल्के से झलक रहे थे, जो उसकी मोहकता का संकेत दे रहे थे। उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, केवल उसका सिर, हाथ, पैर और टखनों का छोटा सा हिस्सा ही उसकी काली पोशाक के नीचे से झांक रहा था। जुआन ने गौर किया कि उसके हाथों और पैरों को लाल चूड़ियों से जकड़ा गया था। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई मम्मी या फिर हड्डियों का ढांचा बन चुकी कोई बूढ़ी दादी देखने को मिलेगी। सबसे आशावादी स्थिति में भी उसने यही सोचा था कि वह किसी अधेड़ उम्र की चाची जैसी दिखेगी या कुछ इसी तरह की। आखिर वह फुसू की मां थी, और फुसू तो मरते मरते एक जवान आदमी बन चुका था। इससे यह समझना मुश्किल नहीं था कि जब यंग जेंग ने उसे कैद किया था, तब उसकी उम्र कम से कम 30 या 40 वर्ष रही होगी। भले ही कैद के कारण उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो गई हो, लेकिन हजारों वर्षों तक कैद में रहने का उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा होगा। इन सब के बावजूद चमत्कारिक रूप से उन्होंने अपनी युवावस्था बरकरार रखी। उन्हें देखकर कोई भी आसानी से उन्हें 20 वर्ष की युवती समझ सकता है। ये क्या हो रहा है? क्या वो कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? और तो और, वो इतनी खूबसूरत कैसे है? क्या तुमने मुझे काफी देर तक घूरा है? क्रिस्टल के ताबूत में लेटी महिला ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसे एक ठंडी निगाहों से घूरने लगी। जुआन का दिल भय से कांप उठा। कुछ ही पल पहले वह इतनी मोहक और खूबसूरत लग रही थी, मानो किसी भी पुरुष के सपनों पर राज करने वाली स्त्री हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसकी तीखी निगाहों में एक अवर्णनीय अधिकार झलक रहा था, जिससे वह खुद को महान और पहुंच से बाहर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी प्राणियों को उसके सामने नतमस्तक होना ही उचित हो। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? जुआन ताबूत से टिक गया और अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए होठों पर मुस्कान लिए उसे निहारता रहा। उसे यह बात नापसंद थी कि वह उसके सामने ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वह उसके सामने एक तुच्छ चींटी हो। तुम अतीत में महारानी रही हो सकती हो, लेकिन किन राजवंश का पतन हो चुका है। दिखावा करना बंद करो। मीली क्षण भर के लिए अवाक रह गई। जुआन की प्रतिक्रिया से वह थोड़ी हैरान रह गई। यंग जेंग को छोड़कर बाकी सभी पुरुष उसकी उपस्थिति से भयभीत थे, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। किसी पुरुष का मुस्कुराने या उसे छेड़ने की हिम्मत करना दुर्लभ था। बकवास बंद करो और अनुबंध मुझे सौंप दो ताकि मैं उस पर मोहर लगा सकूं, मीली ने कहा। मैं इस बदतमीजी के लिए बाद में इसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है। जुआन को अभी भी चुचुयान की सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसने इस मामले में जरा भी देरी नहीं की। उसने क्रिस्टल के ताबूत का ढक्कन हटा दिया। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसे घेर लिया, जिससे वह बुरी तरह कांप उठा। ये क्या हो रहा है? तुम सचमुच कई हजार सालों तक ऐसी जगह पर पड़े रहे। तुम्हारे लिए यह बहुत कठिन रहा होगा। जुआन ने भयभीत होकर अपने कंधे मलते हुए कहा। हाँ, ये वाकई कठिन रहा है, मीली ने उदास चेहरे के साथ धीरे से कहा। वह इतने लंबे समय से यहाँ फंसी हुई थी कि वह अपनी अधिकांश भावनाओं से संपर्क खो चुकी थी, इसलिए जुआन की अचानक चिंता ने उसे थोड़ा उदास कर दिया। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसा लगता है, तो खुद यहाँ लेकर देख लो। सच में, ये क्रिस्टल का ताबूत तो 2 लोगों के लिए काफी बड़ा नहीं लग रहा। अगर मैं भी अंदर चला गया तो शायद तुम्हें कुचल दूंगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? जुआन ने अपनी आवाज में खुशी की चमक के साथ पूछा। मीली इतनी स्तब्ध थी कि कुछ बोल नहीं पाई। आपने मीली को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं।
उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जुआन ने उसे चिढ़ाने के लिए उसकी उकसाहट को इतने हास्यास्पद तरीके से कैसे तोड़ मरोड़ दिया था। क्या तुम्हें पता है कि मुझे चिढ़ाने के क्या परिणाम होते हैं? मीली की आवाज ठंडी थी और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरा ऐसा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। जब तुम इतनी खूबसूरत हो तो मैं और क्या कर सकती हूँ? जुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे क्या तुम सच में इस बात पर मुझे जान से मारने की सोच रही हो? मौत तो तुम्हें सिर्फ सुकून देगी। मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी और तुम्हारी जीभ काट दूंगी, मीली ने ठंडे स्वर में धमकी दी। लेकिन क्या तुम मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करोगे? उसके बाद तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। जुआन ने उसकी धमकियों को बेपरवाही से खारिज कर दिया। मीली दंग रह गई। क्या इसीलिए तुम इतने निर्भीक होकर व्यवहार कर रहे हो? जुआन ने सिर हिलाया। बेशक, मुझे ये देखने के लिए आपकी परीक्षा लेनी होगी कि आप अनुबंध की शर्तों को पूरा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप हर बार मेरी किसी मामूली टिप्पणी पर मुझे धमकी देंगे तो मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? मीली का मुंह काफी देर तक चुपचाप चलता रहा। जुआन का तर्क इतना पुख्ता लग रहा था कि वह खुद उसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। अंत में उसने चिढ़कर कहा, समय बर्बाद करना बंद करो और अनुबंध मेरे पास लाओ। जुआन ने अनुबंध उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर रही, उसे लेने के लिए हिलने की कोशिश भी नहीं की। अंत में दोनों एक दूसरे को खाली निगाहों से देखते रह गए। क्या तुम हिल नहीं सकते? वाह, जुआन ने शर्माते हुए हल्की सी हंसी हंसी। आहा, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके शरीर की कड़ाके की ठंडक से दंग रह गया। ठंड इतनी तेज थी कि मानो उसकी हड्डियों तक समा गई हो। तुम इंसान हो या भूत? जुआन ने घबराकर पूछा। मीली ने धमकी भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? आखिरकार उस चौंकाने वाली ठंडक की आदत पड़ने के बाद जुआन का ध्यान जल्द ही उसके हाथों की अद्भुत कोमलता पर गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसके हाथों को थोड़ा सा चुटकी से दबाया। उसकी नजर धीरे धीरे उसकी छाती पर गई और उसने धीरे से कहा, शायद मुझे इसे अनुभव करके ही पता चलेगा। हालांकि उसकी आंखों में दिख रही जानलेवा मंशा उसे डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। पहले तो तुमने ही मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार किया था, उसने शिकायत की। उसने थोड़ा सा खून उसकी उंगली पर लगाया, फिर अनुबंध पर निशान बनाने के लिए उसे उंगली पर दबाया। मीली कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसका शरीर कांप उठा। उसकी नजर उसके शरीर पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी और उसके चेहरे पर चिंतन के भाव उभर आए। जुआन ने उसकी प्रतिक्रिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने राहत की सांस ली और अनुबंध को अपने वस्त्रों में रख लिया। फिर उसने ताबूत के ऊपर रखी तलवार की ओर मुड़कर पूछा, मुझे बस तलवार नीचे उतारनी है ना? बिल्कुल सही। सावधान रहना और ध्यान रखना कि तुम इसे हाथ से फिसलने न दो। मैं अपनी रिहाई से ठीक पहले चाकू से गोद कर मरना नहीं चाहती, मीली ने जवाब दिया। जुआन हैरान थी। अगर ये तलवार तुम्हें मार सकती थी तो यंग झेंग ने तुम्हें उस समय क्यों नहीं मारा? ये वाकई अजीब है कि उसने तुम्हें सील करने की परेशानी उठाई। तुम्हारे पास तो बहुत सारे सवाल हैं। अगर तुम ऐसे ही ढिलाई करते रहे तो तुम्हारी पत्नी सचमुच मर जाएगी, मीली ने कहा। चुचुयान की स्थिति याद आते ही जुआन का दिल बेचैनी से कांप उठा। और समय बर्बाद न करते हुए वह हवा में उछला और एक हाथ से धातु की जंजीर और दूसरे हाथ से ताई तलवार पकड़ ली। जैसे ही उसका हाथ तलवार की मूठ से छुआ, उसके पूरे शरीर में एक जोरदार कंपकंपी दौड़ गई और उसका दिमाग उथल पुथल में डूब गया। जब आखिरकार वह होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वह अब भूमिगत महल में नहीं बल्कि एक भव्य हॉल में है। वह उस हॉल की भव्यता का सटीक वर्णन करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह उसके विशाल विस्तार के सामने धूल के एक कण मात्र हो। तुम यहाँ हो? अचानक एक अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। जुआन ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। हॉल के बिल्कुल सामने एक ड्रैगन सिंहासन था और उस पर काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति सीधा बैठा था। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली थी मानो दुनिया की हर चीज उसके वश में हो। वाह, उसका अंदाज तो कमाल का है। वो बस बैठे बैठे ही कूल लगता है। काश मैं उसका आधा भी सीख पाता। नहीं, 10% भी चलेगा तो मैं गली का सबसे कूल लड़का होता। तुम कौन हो? जुआन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ड्रैगन सिंहासन पर बैठा व्यक्ति धुंध की एक परत से ढका हुआ था, जिससे उसका चेहरा पहचानना असंभव था। हालांकि जुआन ने जल्द ही उस व्यक्ति के काले वस्त्र पर कढ़ाई किए हुए 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन एक को देखा और उसे अचानक एहसास हुआ। क्या आप संस्थापक संप्रभु सम्राट हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, ड्रैगन का चोला पहने हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया। महत्वपूर्ण यह है कि तुम यहाँ हो। जुआन ने घबराकर सांस ली। ये सब क्या चल रहा है? क्या उसे पता चल गया है कि मैं उसकी महारानी को बचाने का इरादा रखता हूँ और क्या अब वो इसी वजह से मुझे मार डालेगा? एक मिनट रुको, मैंने तो थोड़ी देर पहले मीली को छेड़ा भी था। क्या वो इतने समय से मेरी जासूसी कर रहा था? धिक्कार है, अब तो मैं गया। ड्रैगन का चोला पहने हुए व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर जुआन डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। हालांकि हॉल बहुत विशाल था और चारों ओर नजर घुमाने के बाद भी उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जुआन की चिंताओं को भांपते हुए ड्रैगन का चोला पहने उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरा इरादा तुम्हारी जान लेने का नहीं है। जो व्यक्ति मानव, पृथ्वी और स्वर्ग की बाधाओं को पार कर सकता है वह बुद्धिमान और भाग्यशाली होता है। तुम इस कार्य के योग्य हो। इस बारे में मुझे अभी भी पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है और मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगी। आप किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? जुआन ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज में गंभीरता देखकर उसने अंदाजा लगाया कि ड्रैगन का चोला पहने वह आदमी उसे कोई बेहद मुश्किल मिशन सौंपने वाला है। शायद मुझे नरक के मैदानों से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, ड्रैगन के चोगे वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। जुआन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष बातचीत के लिए इतना तैयार होगा।
उसने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से चला गया। हालांकि अचानक ही अजगर की दहाड़ गूंज उठी। अजगर का चोला पहने उस आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली थी। जुआन के सामने धुएं के गुबार उठने लगे और उसे हल्का सा आभास हुआ कि पूरी सेना चुपचाप उसे घूर रही है। किसी कारणवश जुआन को अपने पिछले जीवन में पढ़ी एक कविता की पंक्ति याद आने लगी। उसकी तलवार का वार और सभी कुलीन पश्चिम की ओर दौड़ेंगे टू। तभी उस आदमी ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ठंडे अधिकार का भाव भरा हुआ था। दुनिया में कोई भी मुझे अस्वीकार नहीं कर सकता। जो ऐसा करने की हिम्मत करेगा उसका एकमात्र अंजाम मौत ही होगा। जुआन ने तुरंत अपना बयान वापस ले लिया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। बड़े साहब, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चाहे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना हो या आग के सागर में उतरना हो, मैं बिना किसी झिझक के कर दूंगा। अचानक एक काली वस्तु जुआन की ओर उड़ी और उसने अचेतन रूप से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे पकड़ने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह एक तलवार थी। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो उसे पता चला कि ड्रैगन चोगा पहने हुए व्यक्ति के हाथ में अब कुछ भी नहीं था। जुआन के हाथ में जो तलवार थी वह वही थी जिसे ड्रैगन चोगा पहने हुए व्यक्ति ने कुछ देर पहले म्यान से निकाला था। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि यह वास्तव में ताई तलवार थी। ताई को हाथ में लेकर वेस्ट हाउंड हिल 3 की तलाश करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, ड्रैगन चोगा पहने आदमी ने कहा। 1. 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन एक ऐसा प्रतीक है जो विशेष रूप से केवल सम्राट के लिए आरक्षित है। 2. ये किन शिहुआन की प्रशंसा में लिखा गया एक विवरण है जिसमें कहा गया है कि सभी कुलीन लोग उनके आदेश पर शियान्यांग जाकर किन देश के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। 3. ये वह स्थान है जहां किनफेजी के पिता दालुओ अपने भाइयों के साथ रहते थे। किनफेजी किन देश के संस्थापक राजा थे। अध्याय 186 आदिम उत्पत्ति सूत्र। वेस्ट हाउंड हिल अपने पिछले जीवन में फोरमों में समय बिताने वाले एक कीबोर्ड योद्धा के रूप में जुआन को इस नाम की थोड़ी बहुत जानकारी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह किन शाही परिवार की एक शुभ पैतृक भूमि थी। लेकिन फिर भी आप मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि मैं वेस्ट डॉग हिल क्यों जा रहा हूं? आप जैसे विशेषज्ञ इतने गुप्त तरीके से काम करना क्यों पसंद करते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि इससे आप बुद्धिमान दिखते हैं? याद रखना, तुम्हें ताई को अपने साथ वेस्ट हाउंड हिल ले जाना होगा, ड्रैगन का चोला पहने हुए व्यक्ति ने निर्देश दिया। क्यों? जुआन ने पूछा। ताई की वेस्ट हाउंड हिल में प्रवेश की कुंजी है। चाबी। जुआन ने अपने हाथ में मौजूद तलवार को देखा और सोचने लगा कि इतना बड़ा दरवाजा बनाने के लिए इतनी भारी चाबी की जरूरत कितनी होगी। बिल्कुल, मैं आपको बिना पारिश्रमिक के कोई कार्य नहीं सौंपूंगा। ताई में समाहित आदिम उत्पत्ति सूत्र का पहला भाग है। यह आपके शरीर को मजबूत बनाता है और इसमें शक्तिशाली शुद्धिकरण और पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव हैं। यह आपके लिए बहुत सहायक होगा। आदिम उत्पत्ति सूत्र। जुएन को दोहराया। नाम से ही अंदाजा लग रहा था कि यह कोई भयानक चीज होगी। उसे इसके संयम और शुद्धिकरण प्रभावों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इस समय उसे इसके पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव की सख्त जरूरत थी। फीनिक्स निर्वाण सूत्र की यह क्षमता कि वह खराब स्वास्थ्य होने पर उसे शक्ति प्रदान करता था, वास्तव में अद्भुत थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत खतरनाक भी थी। यदि वह अपने स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखने में विफल रहता और अनजाने में अपनी सीमाओं को पार कर जाता तो यह उसके लिए अंत का कारण बन सकता था। इसके अलावा अधिकांश उपचारात्मक दवाओं को असर दिखाने में काफी समय लगता था, जिनमें दिव्य चिकित्सक जी द्वारा बनाई गई दवाएं भी शामिल थीं। यदि उनकी हालत गंभीर होती तो इन दवाओं से उनकी जान बचाना असंभव था। अंततः एकमात्र भरोसेमंद दवा भाई स्प्रिंग में विश्वास ही थी, लेकिन लॉटरी से इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। मैं इस कौशल को कैसे विकसित करूं? जुआन ने पूछा। अपनी चेतना को तलवार में लीन कर लो और तुम इसे महसूस कर पाओगे, अजगर के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया। जुआन को डर था कि दूसरा पक्ष उसे अपने वश में करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने आसपास की स्थिति पर नजर रखने के लिए अपनी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बचाकर रखा। आखिरकार यह उन ड्रामा सीरीज और उपन्यासों का एक आम कथानक था जो उसने पहले देखे और पढ़े थे। उसने अपना ध्यान ताई तलवार पर केंद्रित करने की कोशिश की और उसके मन में शब्दों की एक श्रृंखला उभर आई। आदिम, निर्जन और अदृश्य अवस्था में भी स्वर्ग और पृथ्वी अलग अलग हैं। सब कुछ आदिम से ही उत्पन्न होता है। तभी कीबोर्ड की आवाज उसके कानों में गूंजी। पता चला, वेस्टहाउंड हिल का गुप्त स्क्रॉल आदिम उत्पत्ति सूत्र। क्या कीबोर्ड फंक्शन को सक्रिय करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जुआन बेहद खुश थी। ये तो अप्रत्याशित आश्चर्य था। क्या मुझे यहाँ एक और गुप्त नियमावली मिल गई? उसने तुरंत विकल्प स्वीकार कर लिया। काली धुंध तेजी से F3 कुंजी में समा गई, जिससे उस पर एक रहस्यमय छाप बन गई। अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू करें, कीबोर्ड ने पूछा। अपने शरीर को अनुशासित करना, इसका क्या मतलब है? हालांकि इस डर से कि अगर उसने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया तो वह इस अवसर को खो देगा, उसने तुरंत हाँ का चयन कर लिया। अचानक कीबोर्ड से काले धुएं का एक बादल उठा और उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो संसार की ऊर्जा नहीं, यह एक ऐसी शक्ति थी जो साधारण ऊर्जा से कहीं अधिक शुद्ध और पोषणदायी थी, एक ऐसी शक्ति जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था उसके शरीर में समा रही हो। क्या ये वही आदिम की है जिसके बारे में अक्सर किताबों में बात की जाती है? उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में प्रवाहित हो रही आदिम ऊर्जा से उसका शरीर और नसें फिर से आकार ले रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गर्म झरने में आराम से भीगा हुआ हो। हालांकि बीच बीच में उसे तेज दर्द का अनुभव होता था, जैसे कोई उसके शरीर के किसी हिस्से को आरी से काट रहा हो। सौभाग्यवश दर्द शीघ्र ही कम हो गया और हर बार दर्द के बाद एक अस्पष्ट सी खुशी का एहसास छोड़ गया। अगर ऐसा ना होता तो वह मान लेता कि वह दूसरे पक्ष के जाल में फंस गया है। पेट के नीचे सीलबंद की कोर का पता चला है। क्या सील हटानी है? कीबोर्ड ने एक बार फिर संकेत दिया।
जुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आनंदमय खुशी ने उसके पूरे अस्तित्व को सराबोर कर दिया और वह उत्साह से उछल पड़ा। हाँ, इसे दूर करो। आदिम ऊर्जा उसके पेट की ओर उमड़ पड़ी ताकि उस सील को तोड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे क्षणभंगुर कमल की पंखुड़ी से निकली ऊर्जा ने पहले किया था। हालांकि यह आदिम ऊर्जा कहीं अधिक सघन और शक्तिशाली थी। क्षणभंगुर कमल से निकली ऊर्जा सील को तोड़ने के लिए शायद पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अब आदिम ऊर्जा के लगातार टकराने से जो बाधा पहले उसके रास्ते में खड़ी थी, वह ढीली पड़ने लगी। जैसे ही उसे इस गड़बड़ी का आभास हुआ, उसके शरीर के अन्य भागों में मौजूद आदिम ऊर्जा भी इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए तेजी से प्रवाहित होने लगी। जल्द ही सारी आदिम ऊर्जा उसके पेट में केंद्रित हो गई, जिससे जुआन अत्यधिक घबरा गया। उसे ओल्ड मी से सुनी हुई बात याद आई कि वह क्षेत्र बेहद नाजुक था और जरा सी भी गलती से अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती थी। मेरी आदिम ऊर्जा को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अभी भले ही कैद हूं, लेकिन कम से कम अभी भी एक इंसान हूं। अगर यह आदिम ऊर्जा बहुत जोर से प्रहार करे और गलती से इसे गिरा दे तो मैं यहीं अभी अपना सिर किसी खंभे से टकराकर अपनी जान दे दूंगा। सौभाग्यवश आदिम ऊर्जा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कुछ ही क्षण में उसे एक हल्की सी चटकने की आवाज सुनाई दी और जुआन ने महसूस किया कि वर्षों से अवरुद्ध कोई चीज अंततः खुल गई है, जिससे उसे ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ। उसका शरीर अचानक पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस हुआ। हो सकता है कि उसे मोहरों के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन वह जानता था कि उस पर पहले जो भी लगाया गया था वह आखिरकार हटा दिया गया था। लेकिन इससे भी बेहतर बात यह थी कि सील टूटने के बाद भी आदिम की ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर में घूमती रही और उसे मजबूत बनाती रही। जुआन ने नीचे देखा और उसकी आंखें खुशी से लाल हो गईं। जिस नन्हे चूजे ने उसे बहुत असुरक्षा का भाव दिया था, वह आखिरकार अपने पंख फैलाकर एक विशाल रोग पक्षी में बदल गया था। वह एहसास जो उसे अपने पिछले जीवन में हर सुबह जागने पर होता था, आखिरकार वापस आ गया था। जुआन का मन कर रहा था कि वह अपना सिर उठाकर भेड़िए की तरह दहाड़े ताकि उसके दिल में उमड़ रही भावनाओं का सैलाब उमड़ सके। आखिरकार मैंने आखिरकार अपना खोया हुआ सामान वापस पा लिया। इतने समय तक सभी यही मानते रहे कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। शालीन, आकर्षक, दयालु और एक बेहतरीन पत्नी के साथ मैं तो मानव जीवन में एक सफल व्यक्ति का साक्षात रूप हूँ। फिर भी सिर्फ मैं ही जानता था कि यह सब सिर्फ एक दिखावा था। अगर मेरा जननांग ठीक से काम नहीं करता तो बाकी सब कुछ अर्थहीन है। खुश हो जाओ, क्योंकि अपनी नपुंसकता के कारण निराशा में डूबे रहने के सारे दिन आखिरकार खत्म हो गए हैं। अगर यह बात इतनी शर्मनाक न होती कि वह दूसरों को बता सके कि वह पहले नपुंसक था, तो वह हर जगह ढोल बजाकर इस खुशी की खबर की घोषणा करता। उसने फिर नीचे देखा और उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? आदिम ऊर्जा के बचे हुए अंशों को अपने शरीर को मजबूत करते हुए देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही साथ बेहद खुशी भी हुई। जब ये प्रक्रिया पूरी हुई, तब तक उसका शरीर अपने पिछले घावों से पूरी तरह उबर चुका था और वह ऊर्जा से भरपूर था। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। तभी कीबोर्ड की आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी। नया फंक्शन अनलॉक नहीं हो पा रहा है। आदिम उत्पत्ति सूत्र अधूरा है। जुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास आदिम उत्पत्ति सूत्र का केवल ऊपरी भाग ही है। तुम प्रतिभा और भाग्य से धन्य हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी प्रशिक्षण का पहला स्तर पूरा कर लोगे। तुम्हारी ताकत, सहनशक्ति और शारीरिक रूप से ठीक होने की क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है, ड्रैगन का चोला पहने हुए व्यक्ति ने कहा। जैसे जैसे आप आदिम उत्पत्ति सूत्र में अपनी साधना बढ़ाते जाएंगे, आपके शरीर में परिवर्तनकारी बदलाव आएंगे। समान स्तर के साधकों के लिए आपको नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा और उच्च स्तर के साधकों के हमलों से होने वाली क्षति भी काफी कम हो जाएगी। यदि आप इस कौशल के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो चाहे आपको कितना भी नुकसान क्यों न हो, आपका शरीर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा, बशर्ते आप राख में न बदल जाएं। तब तक आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन क्या आप उस चीज को मेरी तरफ करना बंद कर सकते हैं? जुआन घबरा गया। वह सहज होकर इधर उधर छटपटाने लगा और अपने शरीर के कुछ हिस्सों को छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, माफ कीजिए, मैंने अभी अभी अपने शरीर को तपाकर तैयार किया है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ड्रैगन का चोला पहने उस आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेशक मुझे पता है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी मुझसे बात क्यों कर पा रहे हो? जुआन ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया और विषय बदलते हुए कहा, वैसे आदिम उत्पत्ति सूत्र का केवल ऊपरी भाग ही क्यों उपलब्ध है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निचला भाग कहाँ है? निचला हिस्सा वेस्ट हाउंड हिल में है, ड्रैगन का चोला पहने हुए आदमी ने जवाब दिया। वहां पहुंचने पर आपको वह मिल जाएगा। जुआन को शक हुआ कि वह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तुम मुझे आदिम उत्पत्ति सूत्र का अंश पहले से ही चखा रहे हो और फिर बता रहे हो कि ये 2 भागों में बंटा हुआ है, सिर्फ मुझे अपनी बात मनवाने के लिए। बहरहाल ये सब व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वह अपने छोटे भाई पर लगी मोहर को हटाने में कामयाब हो गया था। इसके अलावा ये कौशल फीनिक्स निर्वाण सूत्र के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता था। एक को सक्रिय करने के लिए उसे गंभीर रूप से घायल होना आवश्यक था और दूसरे से वह जल्दी ठीक हो जाता था। यह एकदम सही संयोजन था। आदिम उत्पत्ति सूत्र का बार बार अभ्यास करना चाहिए। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके लिए अगले पद पर पहुंचना आसान होगा। अपनी रक्षा अच्छे से करें। वेस्ट हाउंड हिल को ढूंढने से पहले मरना मत, ड्रैगन चोगा पहने हुए व्यक्ति ने कहा। बुजुर्ग महोदय, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, जुआन ने उत्तर दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि मैं वेस्ट हाउंड हिल कैसे ढूंढ सकता हूं? ड्रैगन के वस्त्र पहने वह व्यक्ति काफी देर तक चुप रहा, फिर अंत में बोला, मुझे नहीं पता। क्या यहाँ कोई लेख, नक्शे या ऐसी कोई चीज नहीं है जो सुराग के रूप में काम आ सके? जुआन ने पूछा। ड्रैगन का चोला पहने उस आदमी ने सिर हिलाया। यहाँ कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल कुछ नहीं। जुआन घबरा गई। कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। दुनिया इतनी विशाल है, बिना किसी सुराग के मैं एक जगह कैसे ढूंढूंगी। ड्रैगन का चोला पहने उस व्यक्ति ने आगे कहा, इस समय मैं एक तुच्छ आत्मा मात्र हूँ। मेरा ज्ञान सीमित है और बहुत समय बीत चुका है। वेस्ट हाउंड हिल शायद अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। इसे खोजने के लिए आपको अपनी शक्ति पर ही भरोसा करना होगा। उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। क्या इस मिशन की कोई समय सीमा है? जुआन ने चिंता से पूछा। बिल्कुल नहीं, हालांकि मेरी यादें मुझे बताती हैं कि आपको इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ड्रैगन के चोगे वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। जुआन ने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि कोई समय सीमा नहीं थी। इसका मतलब था कि वह वेस्ट हाउंड हिल को खोजने के लिए अपना समय ले सकता था। ड्रैगन के वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आभा और भी मंद पड़ने लगी। उसने कहा, मैं जल्द ही गायब होने वाला हूँ। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो पूछें, मैं उनका उत्तर दूंगा। मुझे क्रिस्टल के ताबूत में बंद महिला से कैसे निपटना चाहिए? जुआन ने सावधानीपूर्वक पूछा। ड्रैगन का चोला पहने उस आदमी की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। उसे मार डालो, उसने जवाब दिया। उसे मार डालोगे? जुआन दंग रह गई। तुम दोनों कभी प्रेमी प्रेमिका थे। क्या इतना क्रूर होना जरूरी है? और उसके जैसी खूबसूरत औरत को मारना कितना दुखद है, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तुम कर सकते हो, आदिम उत्पत्ति सूत्र का प्रयोग करो, शुद्धिकरण करो। ड्रैगन के वस्त्र पहने वह व्यक्ति अंततः कुछ अंतिम फुसफुसाहट छोड़कर गायब हो गया। जुआन की नजर धुंधली हो गई और जब तक वह होश में आया तब तक वह वापस भूमिगत महल में पहुंच चुका था। ताई तलवार उसके हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई थी। तुम ऊपर क्यों सुस्ती से घूम रहे हो? जल्दी नीचे आओ, मीली चिल्लाए। अध्याय 187 दुर्घटना। जुआन ने रस्सी छोड़ दी और हवा में ही छलांग लगाते हुए कहा, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेचैन हो। मीली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मेरा फायदा उठा रहे हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जुआन काफी खुशमिजाज मूड में था। ठीक है, मैंने तलवार वापस ले ली है। क्या अब तुम हिलडुल सकते हो? ताई तलवार से मेरे अंगों पर बंधी बेड़ियों को तोड़ दो। मीली अचानक हौन फूटी जब उसने देखा कि उसके पेट के नीचे एक राक्षस पनप रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया और वह दहाड़ उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे गंदे विचार रखने की? आपने मीली को ट्रोल करके 678 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन तुरंत असहज स्थिति में आ गया। उसने झट से अपना शरीर घुमाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले कुछ हो गया था। शुरुआती गुस्से के बाद मीली धीरे धीरे शांत हो गई। वह अब भी दूसरे पक्ष से बचाव की उम्मीद कर रही थी, इसलिए वह अभी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने विषय बदलते हुए कहा, पहले क्या हुआ था? आपने स्वर्ग की मोहर को कैसे पार किया? वह मानव मोहर और पृथ्वी मोहर के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, लेकिन उसने स्वर्ग मोहर के बारे में सुना था। अतीत में यंग झेंग ने उसकी उपस्थिति में शेखी बघारी थी कि कोई भी इसे भेद नहीं पाएगा, ये कहते हुए कि इसका किसी की साधना से कोई लेना देना नहीं है। जुआन उसके अचानक पूछे गए सवाल से दंग रह गई। लगता है उसने सोचा कि मैं स्वर्ग की मोहर की बात कर रही हूँ। खैर, कोई बात नहीं। अगर उसे पता चला कि ड्रैगन चोगा पहने उस आदमी ने मुझे उसे मारने के लिए कहा था, तो शायद वह फिर से गुस्सा हो जाएगी। वह परिस्थितियों के अनुरूप ढल गया और उसने ईमानदारी से उसके प्रश्न का उत्तर दिया। हमें डोन कमांड्री के एक गांव में टेलीपोर्ट कर दिया गया था, तभी अचानक आकाश से एक उल्कापिंड गिरा। सारी जानकारी पढ़ने के बाद जुआन ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, दरअसल स्वर्ग की मोहर के बारे में एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर इसे किन शिहुआंग ने बनवाया था तो उसने चेन शेंग को बचाना ही मोहर को पार करने का मुख्य उद्देश्य क्यों बनाया? चेन शेंग ने किन राजवंश के पतन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए चाहे मैं किसी भी नजरिए से देखूं, किन शिहुआंग को उसकी मौत सबसे ज्यादा चाहनी चाहिए थी। ये सवाल सुनकर मीली ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि यंग जेन को इतना भरोसा क्यों था कि कोई भी इस मोहर को भेद नहीं पाएगा। उसने इतिहास के एक अंश से इस मोहर का निर्माण किया था, जिसमें किन देश का भाग्य उसका मूल मंत्र था। यह मोहर दुनिया के प्राकृतिक नियमों से बंधी है और इस पर मानवीय इच्छाशक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपके प्रश्न के संदर्भ में यहाँ स्वर्ग की इच्छा काम कर रही है, यंग जेन की नहीं। किन राजवंश को अंततः चेन शेंग का समर्थन करने वाले क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। चूंकि स्वर्ग की मोहर का निर्माण किन राजवंश के भाग्य को आधार बनाकर किया गया था, इसलिए इसे सुझाने की कुंजी इतिहास के उस अंश को किन राजवंश के पतन की ओर निर्देशित करना था। यंग जेंग ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि चीजें इस तरह से मोड़ लेंगी। ये कितना अप्रत्याशित है कि दया का एक क्षण ही आपकी जान बचाने का कारण बना। यंग जेंग जैसे तानाशाह के लिए इससे बड़ा विडंबनापूर्ण और क्या हो सकता है? हा हा हा। उसकी उन्मादपूर्ण हंसी सुनकर जुआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम उससे बहुत नफरत करती हो? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मीली ने गुस्से से फुफकारते हुए जवाब दिया। जुआन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। इस बुढ़िया का मिजाज वाकई बहुत खराब है। तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। कम साधना स्तर होने के बावजूद तुम भूमिगत महल की गहराई में जाकर आत्मा दमन मोहर को समझने में सक्षम हुए। लगता है ये सब भाग्य का खेल था, मीली ने गहरी भावना से कहा। ओह, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मुलाकात भी भाग्य का खेल है? जुआन ने हंसते हुए पूछा। मीली का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तुमने बार बार मेरा मजाक उड़ाया है। क्या तुम जीने से इतना ऊब गए हो? आपने मीली को ट्रोल करके 345 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने उसकी धमकी को कोई अहमियत नहीं दी। वैसे भी तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमने इस बारे में पहले ही एक बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अलावा तुम्हारे साथ थोड़ी अनौपचारिक बातचीत करने में क्या बड़ी बात है? मुझे लगता है कि उस समय तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं रहे होंगे। मीली का चेहरा लाल हो गया। उसने बिल्कुल सही बात कही थी।
मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, उसने पलटकर जवाब दिया। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, भला किसी को दोस्तों की जरूरत क्यों नहीं होगी? जुआन ने क्रिस्टल ताबूत की ओर लौटते हुए कहा। ताई तलवार का उपयोग करते हुए उसने उसके अंगों को बांधने वाली बेड़ियों को काट दिया। जब भाग्य ने ही हमारा मिलन कराया है तो क्यों ना हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं। जैसे ही मीली बेड़ियों से मुक्त हुई, वह क्रिस्टल के ताबूत से कूदकर उसके बगल में रखी पत्थर की मूर्ति पर जा चढ़ी। उसने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा अपनी जीभ बाहर निकालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। जुआन ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अब जब वह उससे ऊंचे स्थान पर खड़ी थी तो वह पहले से भी अधिक लंबी और आकर्षक लग रही थी, मानो किसी चित्रकला से निकली कोई अद्भुत सुंदरी। उसकी उपस्थिति ने उस अंधेरी तंग भूमिगत गुफा में जान फूंक दी। अज्ञानी मीली की भौहें तन गईं और वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसके वस्त्र तेजी से फड़फड़ाने लगे और उससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस शक्तिशाली आभा ने जुआन को कुचल दिया और उसका दम घोंट दिया। ये बल ताई तलवार से पहले महसूस किए गए बल से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। अगर ऐसा न होता कि उसका शरीर पहले से ही आदिम की ऊर्जा से मजबूत हो चुका था और ताई तलवार उसके लिए आधे दबाव को रोक रही थी, तो शायद अब तक उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ता। फिर भी जुआन को लगा कि वह अब और ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाएगा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण उसके लिए मुंह खोलना भी असंभव था। हवा में शान से तैरती हुई मीली ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए और राजसी अंदाज में जुआन को नीचे देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को मुझसे दोस्ती करनी है। उसकी आवाज ठंडी थी। जुआन ने अपने आदिम उत्पत्ति सूत्र का पूरा इस्तेमाल किया, उसकी शक्ति का उपयोग करते हुए खुद पर पड़ रहे जबरदस्त दबाव को सहन किया। वह पहले से ही महसूस कर रहा था कि उसकी हड्डियां उस बल के कारण चरमरा रही हैं, मानो वह कभी भी हार मान लेगा। लगता है तुम में हिम्मत तो है, अफसोस की बात है कि तुम बहुत कमजोर हो, मीली ने ठंडे लहजे में कहा। वह दबाव को थोड़ा और बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका लगा। घबराकर उसने नीचे देखा और जो देखा उससे वह तुरंत दंग रह गई। इसी प्रकार जुआन अपने ऊपर पड़ रहे दबाव का सामना कर रहा था कि अचानक वह दबाव गायब हो गया। उसके स्वाभिमान ने उसे झुकने नहीं दिया, इसलिए उसने सब कुछ देख लिया। इतने भयानक दबाव का सामना करते हुए भी वह बिना किसी चोट के डटकर खड़ा रहा। हालांकि जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था उससे उसकी नाक बुरी तरह गर्म हो गई। खून बहने से रोकने के लिए उसे तुरंत अपनी नाक बंद करनी पड़ी। ये बताना मुश्किल था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन मीली के कपड़े अचानक बिना किसी चेतावनी के बिखर गए थे। उसकी पोशाक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई थी जो हवा के साथ तेजी से उड़ गए, जिससे उसका सुडौल शरीर पूरी तरह से उजागर हो गया। उसका शरीर सचमुच ये दर्शाता था कि स्वर्ग कभी कभी कितना पक्षपाती हो सकता है और कैसे वह कुछ व्यक्तियों का दूसरों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान रखता है। उसके शरीर का हर एक उभार मानो बड़ी सावधानी से गढ़ा गया हो और उसकी त्वचा कीमती जैद की तरह एक विशेष गर्माहट से चमक रही थी। मीली झट से अपने होश में आए, उसके गंभीर चेहरे पर थोड़ी घबराहट झलक रही थी। वह जल्दी से मूर्ति के पीछे छिप गई और चिल्लाए, आंखें ढक लो, मत देखो। जुआन ने आज्ञाकारी भाव से अपनी आंखें ढक लीं, बस उंगलियों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जिससे वह थोड़ा सा झांक सके। जैसे ही उसने उसे अपने शरीर को छिपाने की बेताब कोशिश करते देखा, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ किस्मत का खेल चल रहा है। स्वर्ग ने जरूर देखा होगा कि तुम मुझे कैसे तंग कर रही थी और अब तुम्हें इसके लिए कड़ी चेतावनी दे रहा है। अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मीली ने झट से अपनी उंगलियां घुमाकर अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और एक काला लबादा बना लिया। दुर्भाग्य से ऊर्जा से बना ये काला लबादा असली कपड़ों जितना आरामदायक नहीं था। जुआन के सामने अपने शरीर के उजागर होने के बारे में सोचते ही वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। आपने मीली को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने सुना है कि किन राजवंश में बनी हर चीज, चाहे वो हथियार हो या ईंटें, पर कारीगर का नाम लिखा होना जरूरी था। अगर कोई खराबी पाई जाती तो कारीगर को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। इसी वजह से किन राजवंश में बनी चीजों की गुणवत्ता की गारंटी मानी जाती थी। अब मैं क्या कहूँ, लगता है अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बकवास, मेरा वस्त्र चाहे कितना भी बढ़िया बना हो, वह हजारों साल तक बिना खराब हुए कैसे टिक सकता है। मीली ने जुआन को कोसते हुए चिल्लाकर कहा। मैं उससे निपटने की इतनी जल्दी में थी कि यह बात मेरे दिमाग से निकल ही गई। आपने मीली को ट्रोल करके 813 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को अपने शरीर में अचानक से बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहे क्रोध बिंदुओं से थोड़ी पीड़ा महसूस हुई। धिक्कार है, सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। उसे अब भी वो प्रतिज्ञा याद थी जो उसने कियाओ जुइंग को बचाने के लिए की थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि अगली 3 बार लॉटरी में उसे कुछ भी अच्छा न मिले, बस उसे एक बार भाई स्प्रिंग में विश्वास वाला कार्ड मिल जाए। बेशक उसने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। उसने सोचा कि अगर अगली 3 बार जैसे ही उसे रेज पॉइंट्स मिलें, वह लॉटरी जीत ले तो वह बिना ज्यादा नुकसान उठाए उस प्रतिज्ञा के परिणामों को बेअसर कर पाएगा। ये सोचते हुए भी मीली द्वारा उसके रेज पॉइंट्स में किए जा रहे भारी योगदान को देखकर उसे दुख हुआ। क्या आपके पास मेरे बदलने के लिए कोई कपड़े हैं? मीली ने पूछा। जुआन को हंसी रोकने के लिए बहुत संयम बरतना पड़ा। हाँ, लेकिन ये सब मेरे कपड़े हैं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो इन्हें फेंक दो, मीली चिल्लाई। जुआन ने अपने थैले से नए कपड़े निकाले और उसे उसकी ओर फेंक दिए। वह जानता था कि उसे लगभग 10 दिनों तक कालकोठरी में रहना होगा, इसलिए उसने अपने साथ बदलने के लिए कपड़े जरूर रखे थे। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में उसका जीवन काफी दयनीय था। उसने दूसरे उपन्यासों में जिन पुनर्जन्म लेने वालों के बारे में पढ़ा था, वे आमतौर पर भंडारण अंगूठियों और तरह तरह की शानदार कलाकृतियों से लैस होते थे, जिससे यात्रा करते समय वे काफी प्रभावशाली दिखते थे। दूसरी ओर उसे हर जगह अपने साथ एक बेकार सा थैला ढोना पड़ता था।
यह उसकी उस प्रभावशाली छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था जिसे वह अपनाने की कोशिश कर रहा था। मूर्ति के पीछे से एक बर्फीली भुजा निकली और कपड़ों को पकड़कर तुरंत वापस अंदर चली गई। पीछे मुड़ो, अगर तुमने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अनुबंध तोड़ना ही क्यों ना पड़े। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं देखा हो। जुआन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। क्या कहा आपने? मीली का चेहरा इतना लाल हो गया था कि वह फटने की कगार पर खड़े ज्वालामुखी की तरह लग रही थी। आपने मीली को ट्रोल करके 684 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। कुछ नहीं। दूसरे पक्ष की सहनशीलता की सीमा को भांपते हुए जुआन ने झट से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अब और क्रोध अंक अर्जित करने का कोई मतलब नहीं है। जोखिम लेने लायक नहीं है। मूर्ति के पीछे से सरसराहट की आवाजें आईं। जुआन ने इस मौके का फायदा उठाकर लॉटरी निकाली। उसने देखा कि उसके कुल 7434 रेज पॉइंट्स जमा हो गए हैं और वह इतनी तेजी से रेज पॉइंट्स अर्जित करने पर काफी प्रभावित हुआ। वाह, लॉटरी निकाले हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अभी से इतने सारे रेज पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं रेज पॉइंट्स इकट्ठा करने वाला यंत्र हूं। मैं 74 बार लॉटरी निकाल पाऊंगा। यकीनन मैं इतना बदनसीब तो नहीं हो सकता कि मुझे एक भी चीज न मिले, है ना? जुआन ने घबराकर स्पेस बार दबाया, लेकिन उसे सिर्फ भाग लेने के लिए धन्यवाद दिखाई दिया। यहां तक कि 74वें प्रयास तक भी उसे वास्तव में कुछ भी नहीं मिला, एक भी की फ्रूट नहीं। ये क्या बकवास है? मेरी प्रतिज्ञा इतनी कारगर कैसे हो गई? जुआन ने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया कि भविष्य में वह कभी भी हल्के फुल्के वादे नहीं करेगा। इस दुनिया में वादों में वाकई कुछ बुराई छिपी हुई थी। मेरा काम हो गया। मीली की आवाज अचानक सुनाई दी। उसकी आवाज में वही सामान्य रूखापन था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पिछली शर्मिंदगी से उबर चुकी थी। अध्याय 188 रक्त श्रद्धांजलि। जुआन ने झट से मुड़कर देखा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगर मीली अपने पहले के दरबारी वस्त्रों में सुंदर और मोहक लग रही थी, तो पुरुषों के वस्त्र पहनने से वह और भी साहसी और प्रभावशाली दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पुरुष की वीरता और स्त्री की कोमलता दोनों को समाहित कर रही हो। वाह, तुम मुझसे थोड़े ज्यादा आकर्षक दिखते हो, हालांकि असली मर्दाना आकर्षण की कमी तुम में अभी भी है। कुल मिलाकर मैं कहूंगी कि तुम मुझसे थोड़े कमतर हो। कम से कम जब तुम मेरे बगल में खड़े होगे तो सड़क पर लड़कियां तुम्हारी मौजूदगी पर मुश्किल से ही ध्यान देंगी, जुआन ने टिप्पणी की। मीली को अब उसकी बदजुबान की आदत पड़ने लगी थी। उसने उसे घूरकर देखा और कहा, थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसके बारे में। उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही जुआन बीच में बोल पड़ी, हम क्या कुछ हुआ? मैंने तो कुछ देखा या सुना ही नहीं। मीली के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसे खुशी हुई कि जुआन ने अनजान होने का नाटक किया। लगता है उसमें अभी भी थोड़ी समझदारी बाकी है। हालांकि उसने जल्दी से अपनी मुस्कान दबा ली और अपने चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर भाव ला दिया। अरे हाँ महारानी जी, आपको चुयान को बचाने के लिए अभी मेरे साथ आना होगा। मुझे डर है कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, जुआन ने कहा। मीली की भौहें तन गईं। तुमने मुझे क्या कहा? बड़ी बहन, जुआन ने थोड़ी झिझक भरी आवाज में कहा। मतलब आप मुझसे बस थोड़ी सी बड़ी लगती हैं, इसलिए मैं आपको छोटी बहन नहीं कह सकता, या आप चाहेंगी कि मैं आपको आंटी या दादी कहूं? दादी। मीली की पलकें फड़क उठीं और उसकी उंगलियों के जोर जोर से चटकने की आवाज आई। आपने मीली को ट्रोल करके 256 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर ठंडे लहजे में कहा, चलो चलते हैं और तुम्हारी पत्नी को बचाते हैं। जुआन ने तुरंत ऊपर की ओर देखा और पाया कि सील का हर स्तर 10 मीटर ऊंचा था और दीवारें इतनी चिकनी थीं कि कोई सहारा नहीं दे पा रही थीं। वह शायद हर स्तर से गिरकर यहां तक पहुंच गया हो, लेकिन उसके पास वापस ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल शर्मिंदा होकर मीली की ओर मुड़ा और बोला, बड़ी बहन महारानी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारे जैसे साधना स्तर का व्यक्ति तो मुझे चाय पिलाने के भी योग्य नहीं होता, मीली ने ठंडी सी आवाज में कहा। फिर भी उसने उसका कॉलर पकड़ा और उड़कर सबसे ऊपर पहुंच गई। गुफा की गहराई का अंदाजा लगाते ही जुआन के मन में यह सवाल उठा कि क्याओ जुइंग बाहर कैसे निकल पाई होगी। हालांकि उसे जल्द ही उसकी उन लताओं की याद आ गई जिनसे बाहर निकलना आसान था और उसे समझ आ गया कि उसे बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक पल के लिए जुआन सोचने लगा कि क्या वह ऊंचाई से डरने का बहाना बनाकर मीली के शरीर को बाहों में भर सकता है। उसने पहले बस एक झलक ही देखी थी, लेकिन उसका शरीर सचमुच कल्पना से परे अद्भुत था। हालांकि उसे तुरंत याद आ गया कि पहले उसे कितने भयानक दबाव का सामना करना पड़ा था और उसने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। सुरक्षा सर्वोपरि है। अल्पविराम। जुआन से विदा लेने के बाद क्याओ जुइंग सबसे ऊपरी तल तक गई, जहां चुचुयान अभी भी वेदी से बंधी हुई थी। उसने राहत की सांस ली। चुचुयान अभी भी जीवित थी। बर्फ। चुचुयान ने शोर सुनकर अपना सिर घुमाया तो पाया कि क्याओ जुइंग अकेली थी। तुरंत ही उसने घबरा कर पूछा, आजू कहाँ है? क्या वह जुआन के साथ जो भयानक घटना घट सकती थी, उसके बारे में सोचते ही चुचुयान का गला भर आया। उसकी आंखें लाल हो गईं। क्याओ जुइंग ने गहरी सांस ली। वह वाकई बहुत सुंदर है। आंसू बहाते हुए भी वह किसी परी जैसी लगती है। एक स्त्री होते हुए भी उसके आकर्षण से बचना मेरे लिए मुश्किल है। सुश्रीचू, क्या आप पहले उससे नफरत नहीं करती थीं? अब आप उसके बारे में इतनी चिंतित क्यों हैं? क्याओ जुइंग ने पूछा। ये सवाल पूछते हुए वह अनजाने में मोहर की ओर देखने लगी और सोचने लगी कि जुआन इस समय कैसी होगी। चुचुयान को क्याओ जुइंग के उसे इतने अलग तरीके से संबोधित करने पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह समझ गई कि उसे छोटी मालकिन कहना नामुमकिन था, क्योंकि वह किसी और की सेवा कर रही थी। उसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया होता तो वह सुरक्षित बच सकता था। क्या बस इतना ही है? क्याओ जुइंग ने वेदी के पास बैठते हुए पूछा। क्याओ जुइंग के सवाल से चुचुयान दंग रह गई।
सच में, क्या मैं सिर्फ इसलिए इतनी चिंतित हूं क्योंकि उसने पहले मेरी जान बचाई थी? उसने सोचा कि ज़ॉम्बी योद्धाओं से लड़ते हुए भी जुआन ने उसे कैसे थामे रखा था और कई बार उसे बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं किया था। उसके बाद तो उसने आत्मा दमन मुहर से उत्पन्न खतरों का भी सामना किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वह वेदी से मुक्त हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह क्षणभंगुर कमल को त्यागने के लिए तैयार था, जो उसकी नपुंसकता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था, ताकि वह उसे मृत्यु के कगार से वापस ला सके। बाद में उसके चेहरे पर दिख रहे दर्द भरे भाव को याद करते हुए चू चुयान के चेहरे पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई। हालांकि उसे तुरंत याद आया कि कियाओ जुइंग जुआन के बिना ही लौट आई थी और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई। स्नो, वो अभी कहाँ है? क्या सील के अंदर कुछ हुआ? चू चुयान ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, वह ठीक है। हमने मिलकर तीनों मोहरों को पार कर लिया, कियाओ जुइंग ने जवाब दिया। उन मोहरों को पार करने में सक्षम होने के लिए आप वाकई बहुत शक्तिशाली होंगे। मैंने अब तक आपको कम आंका है, चू चुयान ने आह भरते हुए कहा। उनकी राय में, भले ही जुआन के पास तमाम रहस्यमयी क्षमताएं थीं, फिर भी वह तीसरे दर्जे के साधक से ज्यादा कुछ नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उनका मानना था कि उनकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान कियाओ जुइंग का था, क्योंकि उनकी साधना का स्तर उनसे कहीं ऊंचा था। कियाओ जुइंग ने गहरी सांस ली और कहा, सुश्री चू, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उसे नहीं समझ पा रही हैं। चू चुयान उलझन में अपनी आंखें झपकाती रही, उसे दूसरे के शब्दों के पीछे छिपी भावना समझ नहीं आ रही थी। स्नो, तुम बदल गई लगती हो। पहले तुम आज़ू से बहुत नफरत करती थी और तुम दोनों हर बात पर झगड़ती रहती थी। लेकिन अब, मैं इसे शब्दों में ठीक से बयान नहीं कर सकती, लेकिन लगता है उसके प्रति तुम्हारा रवैया बहुत बदल गया है। कियाओ जुइंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झट से कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। वह आदमी आज भी मुझसे पहले की तरह ही नफरत करता है। उस आदमी ने पिछले कुछ दिनों में उसे बार बार जिस तरह से गुस्सा दिलाया था, उसके बारे में सोचना ही उसके लिए गुस्से से दांत पीसने के लिए काफी था। स्नो, तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि वह कहाँ है, चू चुयान ने फ्राउनिंग हुए कहा। वह उस रहस्यमयी महिला को बचाने गया था। कौन जाने, शायद वह भी उसके आकर्षण में आ जाए। उसकी आवाज से कियाओ जुइंग को लगा कि मीली काफी खूबसूरत महिला होगी। इस शक्तिशाली मुहर का इस्तेमाल उस महिला को कैद करने के लिए किया गया था, जिसका मतलब है कि वह बेहद खतरनाक इंसान होगी। मुझे सच में नहीं पता कि उसे बचाना सही होगा या नहीं, चू चुयान ने चिंता से भरी आवाज में कहा। चू चुयान के जवाब से कियाओ जुइंग थोड़ी नाराज हुई। सुश्री चू, पूरी मानव जाति की शांति और समृद्धि की चिंता करने के बजाय पहले उस व्यक्ति की चिंता क्यों नहीं करती? हम दोनों के बीच तय समय लगभग बीत चुका है, लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आया है। मुझे सच में नहीं पता कि वह किसी खतरे में पड़ गया है या नहीं। ये शब्द सुनकर चू चुयान थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव आ गया। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अचानक एक भयानक हवा का झोंका आया, जिससे दोनों महिलाओं ने अपना सिर घुमाया। कुछ समय बाद काले कवच वाला जनरल वापस वेदी पर लौट आया था। उन्होंने झील पर एक नजर डाली और पाया कि उसकी उथल पुथल भरी सतह शांत हो गई थी। पहले जो भी बुरी आत्माएं भाग निकली थीं, वे या तो नष्ट हो चुकी थीं या फिर से सील कर दी गई थीं। कियाओ जुइंग तुरंत खड़ी हो गई और चू चुयान के सामने खड़ी होकर उसकी रक्षा करने लगी। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वह भली भांति जानती थी कि साधना के स्तर में भारी अंतर के कारण वह काले कवचधारी सेनापति को रोक नहीं पाएगी। स्नो, जल्दी जाओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, चू चुयान चिल्लाई। ऐसा नहीं चलेगा, हमने तुम्हें बचाने के लिए इतनी मेहनत की है। हम अभी कैसे हार मान सकते हैं? इसके अलावा, मैंने उस आदमी से तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है। कियाओ जुइंग ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। दूसरा आदमी कहाँ है? काले कवच वाले जनरल ने चारों ओर देखा, लेकिन जुआन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कियाओ जुइंग को चिंता थी कि जुआन ने अभी तक उस रहस्यमयी महिला को नहीं बचाया है। अगर ऐसा है, तो काले कवच वाले जनरल को वहां नीचे ले जाने से उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, इसलिए उसने जवाब दिया, वह पहले ही जा चुका है। बाएं, काले कवचधारी जनरल हैरान रह गया। क्या उसे लगता है कि मेरे सामने संस्थापक सम्राट होने का नाटक करने की हिम्मत करने के बाद वह मेरी पकड़ से बच सकता है? कियाओ जुइंग और चू चुयान दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रहस्यमयी महिला सही थी, झांग हान ने वाकई जुआन के झूठ को पहचान लिया था। छोड़ो इसे, मुहर ठीक करने के बाद मैं उससे अपना हिसाब चुकता कर लूंगा। काले कवचधारी जनरल ने कियाओ जुइंग की ओर देखा। क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? बिना कोई जवाब दिए कियाओ जुइंग ने अपना हाथ उठाया और अपने चारों ओर अनगिनत हरे पत्ते इकट्ठा किए, फिर उन्हें काले कवच वाले जनरल पर तेज धार वाले ब्लेड की तरह फेंक दिया। जुआन के ब्रदर स्प्रिंग में विश्वास का सेवन करने के बाद उसने अपनी आधी से ज्यादा शक्ति वापस पा ली थी। लेकिन उसके हमले का सामना करते हुए काले कवचधारी जनरल ने बचने की कोशिश तक नहीं की। हरे पत्ते जैसे ही उसे घेरने वाले काले कोहरे में प्रवेश कर गए, मुरझा गए। कियाओ जुइंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपने बाल बढ़ाने लगी। हालांकि इस बार उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने वेदी के चारों ओर कांटों की झाड़ी बना ली, ताकि काले कवच वाले सेनापति को यथासंभव लंबे समय तक रोके रख सके। भाग जाओ, झांग हान ने अपने हाथ में एक भाला प्रकट किया और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे कांटेदार झाड़ी पल भर में दो हिस्सों में बंट गई। कियाओ जुइंग ने खुद को सबसे बुरे हालात के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सबसे मजबूत रक्षात्मक क्षमता भी दुश्मन के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगी। उसने हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन वह एक पल के लिए चूक गई। भाले की सीधी चोट उस पर भी पड़ी, जिसके प्रभाव से उसका शरीर रेत की बोरी की तरह हवा में उछल गया और गुफा की एक दीवार की ओर जा गिरा। झांग हान का इरादा कियाओ जुइंग को यूं ही छोड़ने का नहीं था। एड़ी पटकते हुए वह उस जगह की ओर तेजी से बढ़ा जहां कियाओ जुइंग उतरने वाली थी और उसने अपना भाला तैयार रखा।
ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, चूंकि तुम उस नीच मूर्ख की साथी हो जिसने महाराज का रूप धारण करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें भी यहाँ से विदा कर देता हूँ। क्याओ जुइंग जानती थी कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई विकल्प न होने पर उसने इस घातक हमले को रोकने के लिए मून रिफ्लेक्शन को सक्रिय करने की तैयारी की। तभी अचानक कमरे के दूसरी ओर से एक आवाज सुनाई दी, वहीं रुक जाओ, वरना मैं अपनी जीभ काट लूंगा और अभी अपनी जान दे दूंगा। ये चू चुयान थी। वह जानती थी कि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो भेंट के रूप में उसका मूल्य बहुत कम हो जाएगा, और उसने इसी बात का फायदा उठाकर झांग हान को दंडित किया। उसकी कोशिश रंग लाए। झांग हान एक पल के लिए रुकी और फिर तुरंत वेदी पर लौट आई। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए हैं, लेकिन तुम अभी भी अपनी जीभ हिला सकती हो। ये शब्द कहने के बाद उसने अपनी उंगली से उसकी ठोड़ी पर हल्के से स्पर्श किया और उसकी सभी गतिविधियों को रोक दिया। छोड़ो इसे, अगर मैं इसे लंबा खींचता हूं तो दिक्कतें हो सकती हैं। मैं पहले श्रद्धांजलि समारोह का इंतजाम कर लूंगा। झांग हान किसी रहस्यमयी भाषा में मंत्रोच्चार करने लगा। गुफा के चारों ओर से काला कोहरा वेदी के चारों ओर इकट्ठा होने लगा, जिससे हवा स्याही की तरह गाढ़ी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हर आकार और प्रकार के राक्षस उस काले कोहरे में छिपे हुए हों और धीरे धीरे चुचुयान की ओर बढ़ रहे हों। चुचुयान मानसिक रूप से कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उन सभी राक्षसों को देखकर उसे डर लग रहा था। वह भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बाहों में बंधी बेड़ियों ने उसे हिलने डुलने से रोक रखा था। क्याओ जुइंग ने अपने होंठ दबाए और चुचुयान को बचाने की कोशिश में एक बार फिर आगे बढ़ी। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो, तो मैं तुम्हें उसके साथ मरने की इजाजत देता हूं। झांग हान ने ताना मारा। काले कोहरे के भीतर से एक हाथ प्रकट हुआ। वह तेजी से आगे बढ़ा और क्याओ जुइंग को कसकर जकड़ लिया, जिससे वह वहीं फंस गई। काले कोहरे की उपस्थिति में उसकी शक्ति मानो क्षीण हो गई और वह असहाय हो गई। हाथ हिला और उसके शरीर को उठाकर उसे काले कोहरे के भयंकर भंवर में फेंकने की कोशिश की। तभी अचानक हॉल में एक कर्कश आवाज गूंजी, बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सम्राट की पत्नी को चोट पहुंचाने की। अध्याय 189, तुरुप का पत्ता। अचानक आई तेज आवाज से झांग हान का हाथ कांप उठा और उसका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि दो आकर्षक दिखने वाले युवक उसकी ओर आ रहे हैं। वे जुआन और मीली के अलावा और कोई नहीं थे। मीली ने जुआन की ओर हैरानी भरी नजर से देखा। जुआन की चीख सुनकर मीली का दिल कांप उठा। एक पल के लिए उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व में यंग जेन की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को मन से निकाल दिया। आखिर बात तो सिर्फ जुआन की ही हो रही थी। इसी तरह झांग हान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत संभल कर ठंडे लहजे में बोला, मुझे लगा था कि तुम बच निकले हो, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम इतनी मूर्खता करोगे कि वापस लौट आओगे। मैंने अभी तक तुमसे महाराज का रूप धारण करने का हिसाब नहीं लिया है। लेकिन जुआन ने ठंडी सी झुंझलाहट के साथ कहा, बेशर्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी अकड़ से बात करने की। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार की 9 पीढ़ियां खत्म हो जाएं? क्याओ जुइंग और चुचुयान उन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गईं। वे जुआन के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थीं और उन्हें पता था कि यह एक खोखली धमकी है, लेकिन उसका भेस पहले ही खुल चुका था। फिलहाल इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए मीली भी उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। इस आदमी की चमड़ी वाकई शहर की दीवारों से भी ज्यादा मोटी है। आप और कब तक महाराज का रूप धारण करने का इरादा रखते हैं? मेरे पास पहले इस मामले को सुलझाने का समय नहीं था, लेकिन आप सचमुच मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? झांग हान से दबाव की एक शक्तिशाली लहर फूट पड़ी, जिसने क्याओ जुइंग और चुचुयान समेत सभी को कुचल दिया। अचानक पड़े दबाव के कारण जुआन को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सौभाग्य से उसने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। वह झट से मीली के पीछे छिप गया और जैसा उसने सोचा था, दबाव तुरंत काफी कम हो गया। वह खुशी से अपना मजाक उड़ाता रहा। बेशर्म, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो कम से कम उसे तो पहचान लो। ये कौन है? झांग हान ने मीली की तरफ देखा, लेकिन पुरुषों के कपड़े पहने होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। तुम चाहे जिसे भी बाहर लाओ, मौत से नहीं बच पाओगे। झांग हान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहले ही भूल जाओगे। मीली ने ताना मारा। झांग हान दंग रह गया। वह मीली की शक्ल तो नहीं पहचान पाया, लेकिन उसकी आवाज उसे बेहद जानी पहचानी लगी। उसने ध्यान से मीली को परखना शुरू किया और फिर डर के मारे चिल्ला उठा, मीली। मीली आगे बढ़ी और बोली, लगता है तुम्हें अभी भी मैं याद हूं। उसने ताना मारा। क्याओ जुइंग और चुचुयान उत्सुकता से मीली का आकलन करने लगी। उसकी आवाज से उन्हें पता चल गया था कि वह वही महिला है जिसे नीचे कैद किया गया था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी खूबसूरत होगी। हालांकि चुचुयान को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाई वह ये थी कि उसने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे, जो संभवतः जुआन के थे। क्या जुआन द्वारा उसे सील के अंदर से बचाते समय वह नग्न थी? दोनों महिलाओं के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। तभी झांग हान का चेहरा थोड़ा डरावना हो गया और डर से उसकी आवाज भी कांपने लगी। तुम बाहर कैसे निकले? वैसे भी सील तोड़ने में बस कुछ ही समय बाकी था। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कभी भाग नहीं पाऊंगी? मीली ने ठंडे लहजे में पूछा। झांग हान ने जुआन की ओर मुड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुमने ही तो उसे आजाद किया था। आपने झांग हान को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, क्या मुझे अपनी महिला को बचाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? क्याओ जुइंग और चुचुयान इतनी स्तब्ध थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, और यहाँ तक कि मीली भी अचंभित रह गई। क्या यह आदमी सचमुच खुद को यंग जेंग समझता है? तुम किसे अपनी औरत कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि उसे मुक्त करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है? झांग हान ने उत्तेजित होकर दहाड़ लगाई। जुआन के कुछ पूछने से पहले ही मीली बीच में कूद पड़ी। उसने चिढ़कर कहा, झांग हान, तुम इतने सालों से यंग जेंग के रखवाले कुत्ते की तरह रहे हो। अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है।
झांग हान ने अपना भाला बगल में घुमाया और ठंडे लहजे में कहा, महामहिम के आदेशानुसार मुझे इस स्थान की निगरानी करने और तुम्हें कैद रखने का काम सौंपा गया था। चूंकि तुम भागने में कामयाब हो गए, इसलिए मुझे तुम्हें वापस तुम्हारी कैद में ही डालना होगा। तुम मुझे फिर से कैद करना चाहते हो? मीली खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम? मीली के ताने का जवाब देने के बजाय झांग हान ने अपना भाला मीली की ओर बढ़ाया। वह भाला एक भयंकर अजगर की तरह उछला और इतनी जबरदस्त गति से आगे बढ़ा कि जुआन और बाकी लोग भयभीत हो गए। वे जानते थे कि अगर यह हमला उनकी ओर होता तो वे निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाते। हालांकि ठंडी सी सांस लेते हुए मीली उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ी और उसे उसके हमले को विफल करने में ज्यादा समय नहीं लगा। वेदी के चारों ओर मौजूद मंत्र को बनाए रखने वाला कोई न होने के कारण राक्षसों से भरा काला कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। जुआन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए चुपके से वेदी के पास जाकर कियाओ जुइंग को उठने में मदद की। दोनों महिलाओं को देखकर उसने चिंता से पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? मैं ठीक हूँ, दोनों महिलाओं ने अप्रत्याशित रूप से एक साथ जवाब दिया, जिससे वे दोनों चौंक गईं। जुआन भी इससे हैरान था। अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया है। अंत में चू चुयान ही सबसे पहले अपने सदमे से बाहर निकली। उसने कहा, तुम्हें स्नो को देखना चाहिए। उसकी चोटें मेरी चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। उसके मुंह पर लगी सील के कारण उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट सुनाई दे रहे थे। जुआन ने कियाओ जुइंग की ओर मुड़कर पूछा, तुम कैसी हो? कियाओ जुइंग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, मैं नहीं मरूंगी। उसके होठों के कोने से खून की बूंदें टपकती देख जुआन ने उसे तुरंत नीचे दबा दिया और कहा, हिलो मत। तुम्हें गंभीर चोटें आई हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को तुरंत सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि तुम्हारी हालत सुधर सके। कियाओ जुइंग सहज रूप से उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी आवाज में चिंता महसूस की और अंततः चुप रहने का फैसला किया। इस बीच चू चुयान उनके असामान्य मेलजोल से थोड़ी हैरान थी। आमतौर पर जब भी वे एक दूसरे से मिलते थे तो उनके बीच तीखी बहस छिड़ जाती थी, लेकिन आज उनके बीच का माहौल कुछ अलग, लगभग कोमल सा लग रहा था। तारांकन धड़ाम, तारांकन। एक धीमी सी धमक ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया और उन तीनों ने तुरंत अपना सिर घुमाया तो देखा कि झांग हान बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा था। मीली धीरे धीरे झांग हान की ओर बढ़ी और बोली, जितने वर्षों तक मैं कैद रही, मैंने कसम खाई थी कि आजाद होते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मौत से भी बदतर अंजाम दूंगी। झांग हान ने जमीन से उठकर अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने पीछे खड़े टेराकोटा सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाले और मीली को निशाना बनाया। मीली ने गुस्से से उनकी ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, मैं महान किन राजवंश की महारानी हूँ। कौन मुझे अपमानित करने की हिम्मत करता है? टेराकोटा के सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार नीचे रख दिए और ऐसे मुड़ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। जुआन ने मन ही मन घृणा से मुंह बनाया। कसम से, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा रीढ़विहीन सैनिक कभी नहीं देखे। झांग हान ने भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। वह अपने पीछे खड़े मिट्टी के सैनिकों पर क्रोधित होकर चिल्लाया, महामहिम ने उसे उसके पद से हटा दिया है। तुम उससे क्यों डरते हो? उसके क्रोधित स्वरों के बावजूद टेराकोटा के सैनिकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सभी ने मृत होने का नाटक किया। मीली चलना बंद करके रुक गई और उसने अपनी आस्तीन आगे की ओर लहराई। हवा में लाल रोशनी की एक लकीर चमकी और झांग हान के हाथ, जो उसके भाले को पकड़े हुए थे, अचानक जमीन पर गिर पड़े। जुआन और उसके बगल में खड़ी दोनों महिलाओं की आंखें फटी रह गईं। झांग हान के सामने वे बेबस थीं, यहां तक कि जब वह उन्हें हल्के में ले रहा था तब भी। और फिर भी मीली ने महज अपनी आस्तीन हिलाकर उसके हाथ काट दिए। उनकी क्षमताओं में इतना बड़ा अंतर था कि तीनों को इसे स्वीकार करने में काफी मुश्किल हो रही थी। मीली ने घृणा से अपनी आस्तीन झटक दी, मानो उसके हाथों पर कुछ अशुद्ध लग गया हो। उसने ठंडी निगाहों से झांग हान को देखा। अब मुझे और क्या तोड़ना चाहिए? उसने भावहीनता से कहा। झांग हान झट से कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह उतना डरा हुआ नहीं था जितना मीली ने सोचा था। मैं मानता हूं कि मैं वास्तव में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि अगर मोहर टूट जाती तो महाराज ने आपसे निपटने के लिए कोई और तैयारी नहीं की होती? अध्याय 190, पुनर्प्राप्ति। मीली की आंखें दृढ़ हो गईं। क्या उसने कोई तुरुप का पत्ता तैयार किया है? तुम्हारे साथ अपने पुराने संबंधों के प्रति स्नेह के कारण ही उसने तुम्हें मारने के बजाय कैद करना चुना, झांग हान ने कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मीली ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, जैसे कि वह सचमुच मुझे मार सकता था। सचमुच, महाराज शुरुआत में आपको मार नहीं पाए थे, लेकिन अंततः उन्हें एक ऐसी चीज मिल गई जिससे वे आपको मार सकते थे। हालांकि चूंकि आप पहले से ही कैद थे, इसलिए उन्होंने किसी अप्रिय घटना की स्थिति में उस वस्तु को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह दिन भी आएगा जब मुझे वास्तव में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, झांग हान ने उत्तर दिया। मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम मुझे मार सकते हो, मीली ने उसकी धमकियों को खारिज करते हुए व्यंग्य किया। क्या आपने कभी लेडी जियांग के लाल आंसू के बारे में सुना है? लेडी शियांग के लाल आंसू? मीली ने भौहें चढ़ाईं। उसे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। यह स्वाभाविक ही है कि आप नहीं जानते, क्योंकि यह घटना आपके सील होने के बाद ही घटी थी। झांग हान अतीत की यादों में खो गए। एक बार जब महाराज यात्रा कर रहे थे तो माउंट जियांग मंदिर में उन्हें एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा और वे नदी पार नहीं कर पाए। इसलिए महाराज ने मुख्य पुजारी से पूछा कि लेडी जियांग किस प्रकार की देवी थी, जिस पर मुख्य पुजारी ने उत्तर दिया कि वह याओ की पुत्री और शुन की पत्नी वन थी और उन्हें यहीं दफनाया गया था। महामहिम लेडी शियांग पर बेहद क्रोधित थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह जानबूझकर उनके खिलाफ काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को माउंट शियांग के सभी पेड़ों को काटने का आदेश दिया। अचानक आकाश से एक लाल बूंद गिरी और उसने तेजी से माउंट शियांग के आसपास की जमीन को लाल रंग से रंग दिया। जो भी सैनिक उस लाल जमीन के संपर्क में आए, वे धूल में मिल गए।
उस एक घटना में महाराज के आधे से ज्यादा शाही अंगरक्षक मारे गए और यहाँ तक कि स्वयं महाराज भी बाल बाल बचे। बाद में यह अनुमान लगाया गया कि वह लाल बूंद देवी शियांग के क्रोध का प्रतीक थी, उन लोगों के प्रति दैवीय दंड का प्रतीक थी जिन्होंने उनका अपमान किया था। महामहिम ने प्रधान पुरोहित को साधकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए माउंट जियांग में जाकर वहां से घातक विष की 3 बूंदें निकालने का आदेश दिया। ये विष लेडी जियांग के लाल आंसू के नाम से जाना जाने लगा। महाराज ने स्वयं एक बूंद का प्रयोग किया है और उन्होंने शेष 2 बूंदें मुझे सौंपी हैं ताकि यदि आप कभी अपनी संरक्षा भंग कर दें तो मैं उनका उपयोग कर सकूं। मीली ने जवाब में व्यंग्य करते हुए कहा, तुम इसे इतना अविश्वसनीय बना रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी जहर इतना चमत्कारी हो सकता है। झांग हान ने गहरी सांस ली और झील की ओर देखते हुए कहा, झांगबू की लड़ाई में करारी हार हुई जिसमें 2 लाख किन सैनिक मारे गए। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि वे सैनिक हमारे किन राजवंश के कुलीन वर्ग के थे। उनमें कई कुशल योद्धा थे और अगर उन्होंने अपने हथियार भी डाल दिए होते तो भी उन्हें इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। मीली के दिल में हैरानी की एक लहर दौड़ गई और वह झट से बोल पड़ी, आपने उनके खिलाफ उस जहर का इस्तेमाल किया? जी हाँ, झांग हान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बस एक बूंद थी, एक बूंद, और किन राजवंश के 2 लाख कुलीन सैनिक धूल में मिल गए। मीली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन अचानक उसकी हथेली पर लाल रंग की एक छोटी बूंद दिखाई दी। लाल बूंद के आधार से लेकर उसकी कोहनी तक लाल रंग की एक पतली सी धारा फैल रही थी और वह अभी भी ऊपर की ओर बह रही थी। यहां से चले जाओ, मीली ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को लाल रंग की पतली धारा की ओर केंद्रित किया, एक शक्तिशाली आभा बाहर की ओर फैल गई, मानो वह उसे अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। उसकी साधना के स्तर पर अधिकांश विष उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन देखते ही देखते उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई। लाल रंग की धारा देखने में बेहद पतली लग रही थी, लेकिन उसका फैलाव बेरोक था। जहर के सामने उसकी ऊर्जा तेजी से क्षीण हो गई और वह बड़ी मुश्किल से जहर के फैलाव को थोड़ा धीमा कर पाए। कोई फायदा नहीं, लेडी शियांग के लाल आंसू एक ऐसा जहर है जो पृथ्वी के अमर प्राणियों के लिए भी घातक है। भला तुम इसे कैसे सहन कर पाओगे? झांग हान की आवाज में खुशी का कोई अंश नहीं था, केवल भय और अतीत की यादें थीं। स्पष्ट रूप से जहर ने उसे अतीत की याद दिला दी थी, जिससे उसके भीतर अपराधबोध और अन्य तीव्र भावनाएं उमड़ रही थीं। इस बीच हंगामा देख रहे बाकी तीनों लोग दंग रह गए। कुछ ही पल पहले मीली ने शानदार एंट्री की थी और बड़ी आसानी से झांग हान को काबू में कर लिया था। भला ऐसे अचानक और नाटकीय बदलाव की किसी ने उम्मीद कैसे की होगी? जुआन जानता था कि अगर मीली की जान चली गई तो झांग हान के लिए उन्हें पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। मीली को आजाद कराने के लिए उसने जो कुछ भी किया था, उसके बाद वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता था। अपना हाथ काट दो और जहर को फैलने से रोको, उसने तुरंत चिल्लाकर कहा। अगर लेडी शियांग के लाल आंसू से इतनी आसानी से निपटा जा सकता तो ये किसी पृथ्वी अमर को नहीं मार पाते। जिस क्षण से उसे विष लगा, तब से ये उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। इस समय उसका हाथ काटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मीली ने हैरानी से जुआन की ओर देखा। क्या तुम मेरी मौत की कामना नहीं करते? मैं भला आपकी मृत्यु की कामना कैसे कर सकता हूँ, बड़ी बहन महारानी? अगर हम इसे विशुद्ध रूप से सौंदर्य की दृष्टि से भी देखें तो आप वहां खड़े झांग हान की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हैं। चू चुयान और कियाओ जुइंग ने एक दूसरे को देखा। वो लड़का तो वाकई बेशर्म है। आखिर उसे इतनी ताकतवर महिला ज़ॉम्बी को छेड़ने की हिम्मत कहां से मिलती है? उनकी नज़र में एक सामान्य इंसान इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए उन दोनों ने मान लिया कि मीली भी झांग हान और अन्य लोगों की तरह एक ज़ॉम्बी थी, हालांकि वह एक खूबसूरत ज़ॉम्बी थी। झांग हान भी अवाक रह गया। एक पल रुको, क्या उसने अभी अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि मैं बदसूरत हूं? आपने झांग हान को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। झांग हान के चारों ओर काला कोहरा मंडरा रहा था जब वह जुआन की ओर बढ़ा। भले ही उसने अपने हाथ खो दिए हों, लेकिन उनकी साधना के स्तर में स्पष्ट अंतर था। अगर उसने अपने हाथों के साथ साथ अपने पैर भी खो दिए होते, तब भी उसके लिए जुआन को मारना आसान होता। जुआन अपनी गति कौशल से हमले को चकमा दे सकता था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उसके पीछे खड़ी कियाओ जुइंग और चू चुयान का क्या होता? ये सोचकर उसने दांत पीसकर ताई तलवार से हमले को रोकने का प्रयास किया। एक तरफ मीली ने अपनी आस्तीन लहराई और ताई तलवार अचानक जुआन के हाथों से निकलकर बिजली की तेजी से झांग हान की छाती में जा लगी। इस प्रहार से झांग हान पीछे की ओर गिर पड़ा और भूमिगत हॉल के दूसरे छोर तक जाकर दीवार से जा टकराया। झांग हान ने ताई तलवार को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। एक पल के लिए उनके चेहरे पर अविश्वास छा गया, जो तुरंत ही संतोष में बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह भी ठीक है। अच्छा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं पहले ही कई हजार वर्षों तक यातना झेल चुका हूँ। अब मेरे लिए धरती पर लौटने का समय आ गया है। उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और अंत में उनका सिर एक बेजान सी स्थिति में लटक गया। उन्होंने अंतिम सांस ली। जुआन ने मीली की ओर अंगूठा दिखाते हुए कहा, वाह, तुमने तो उस शक्तिशाली झांग हान को एक ही बार में मार डाला। बड़ी बहन महारानी, आपके प्रति मेरा सम्मान नदी की अथाह लहरों की तरह उमड़ रहा है। बकवास बंद करो, मीली ने उसकी फिजूल की चापलूसी को बीच में ही रोकते हुए कहा, उसे मारना इतना आसान कैसे हो सकता है? उसने तो खुद को ही छोड़ दिया है। उसके शब्दों ने जुआन को झांग हान की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया और अचानक उसे दिवंगत जनरल के प्रति कुछ सहानुभूति महसूस हुई। वह सेनापति था जिसने किन राजवंश के संकट के समय में आगे बढ़कर विद्रोहियों को करारा जवाब दिया था। कई लोगों का मानना था कि वह मरते हुए किन राजवंश को पुनर्जीवित करने वाला उद्धारकर्ता होगा, लेकिन अंततः अपमानजनक पराजय के बाद उसने शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसने अपने अंतिम बचे हुए 2 लाख सैनिकों की हत्या की साजिश भी रची थी।
वह एक नायक के रूप में अपने उच्च पद से पल भर में गिरकर अपराधी के रूप में बदनाम हो गया था। इस अपराधबोध ने सदियों से उसके दिल को कुरेदते हुए उसे पीड़ा दी होगी। जीने की तीव्र इच्छा ने उसे आज तक इस दयनीय अवस्था में बने रहने के लिए मजबूर किया। संभवतः जुआन द्वारा यंग जेंग का रूप धारण करना, मिली की वापसी और 2 लाख दुष्ट आत्माओं का प्रतिशोध, इन सभी ने अतीत की उन अनचाही यादों को कुरेद दिया था जिन्हें वह आज तक नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। इन सब ने अंततः उसके हृदय को चकनाचूर कर दिया और उसे मृत्यु को चुनने के लिए विवश कर दिया। झांग हान का शरीर हवा के साथ तेजी से विघटित होने लगा। शायद हवा ने उसके अंतिम शब्द सुन लिए थे और उसे शांति प्रदान कर रही थी। उनकी मृत्यु के साथ ही चुचुयान को बांधने वाली काली रस्सियां भी गायब हो गईं। जुआन ने जल्दी से उसे वेदी से नीचे उतारा और कहा, प्रिय, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चुचुयान अपनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त ऊर्जा नसों के कारण अभी भी ठीक से हिल डुल नहीं पा रही थी और वह केवल कमजोरी से उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई थी। मीली का शरीर इतना बेजान देखकर जुआन ने उसे झट से कियाओ जुइंग के पास लेटा दिया और फिर दौड़कर मीली के पास गई। बड़ी बहन महारानी, क्या आप ठीक हैं? तुम मुझसे सिर्फ यही पूछना चाहते हो कि तुम्हारी छोटी पत्नी को कैसे बचाया जा सकता है ना? मीली ने तुरंत ही उसके इरादे को भांप लिया और ठंडी सी आवाज में कहा। जुआन ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी आपकी चिंता है। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? वह स्थिति का जायजा लेने के इरादे से उसकी बांह के पास झुक गया। हालांकि मीली ने हाथ हिलाकर उसे धक्का दिया और उसकी नजरें रोक दी। ऐसा मामूली जहर मुझे कैसे विचलित कर सकता है? उसने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा हुआ। जुआन ने राहत की सांस ली। महारानी जी, क्या आप अपना वादा पूरा करके मुझे मेरी पत्नी को ठीक करने का तरीका बता सकती हैं? मीली की निगाहें एक पल के लिए जुआन और चुचुयान के बीच घूमी और उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बेहद कठिन फैसला ले रही हो। जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? लेकिन अंत में मीली ने बस अपना सिर हिलाया और उसे एक विचित्र निगाह से देखा। चुचुयान ने कमजोर स्वर में कहा, मेरी ऊर्जा नलिकाओं के टूटने का समाधान इतनी आसानी से नहीं हो सकता। उसके लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करूंगा। जुआन और कियाओ जुइंग ने उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया था, उसके बाद वह अपनी जान देकर उनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, भले ही उसे जीना व्यर्थ लगता हो। मीली ने ठंडी सांस ली। मुझ पर इस तरह के हथकंडे अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बचाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस किसी और बात पर विचार कर रही हूँ। ये सुनकर जुआन अत्यंत प्रसन्न हुई। महारानी जी, कृपया हमें भी बताएं। चुचुयान की आंखों में भी आशा की एक किरण जग उठी। अपने बेपरवाह शब्दों के बावजूद वह बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में जानी जाती थी। वह जीवन भर अपंग बनकर रहने से संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इसी बीच कियाओ जुइंग मीली की बातों से उत्सुक हो गई। उसकी जानकारी के अनुसार दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो नष्ट हो चुकी की नसों को फिर से सक्रिय कर सके। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि मीली किस तरह की विधि अपनाने वाली है। क्या तुमने आदिम उत्पत्ति सूत्र नहीं सीखा? आदिम ऊर्जा संसार की सबसे शुद्ध ऊर्जा है जो संसार की उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुई थी। इसका उपयोग न केवल अपने शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि दूसरों के घावों को भरने के लिए भी किया जा सकता है, मीली ने कहा। जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल रुकिए, आपको कैसे पता चला कि मैंने आदिम उत्पत्ति सूत्र सीख लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि यंग जेंग ने आदिम उत्पत्ति सूत्र को ताई तलवार में सील कर दिया था? ये बात मेरी नजर से बच सकती थी। भले ही मुझे ये पता ना होता, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था। आदिम ऊर्जा से परिपूर्ण शरीर एक साधारण मनुष्य के शरीर से बिल्कुल अलग होता है। मैं समझ गया। बेहद प्रसन्न होकर जुआन जल्दी से चुचुयान की ओर बढ़ा, इस उम्मीद में कि वह अपनी आदिम ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवाहित करके उसे ठीक कर सके। हालांकि मीली ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में आदिम ऊर्जा का संचार करना उतना कारगर नहीं होगा जितना तुम्हारे शरीर में हुआ। इससे उसे बस थोड़ी बहुत गतिशीलता वापस मिलेगी और वह आत्मनिर्भर बन पाएगी। उसकी साधना करने की क्षमता वापस नहीं आएगी। जुआन का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो तुम्हारी कही बात से बिल्कुल अलग है। तुम घबरा क्यों रहे हो? मीली ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ समय पहले ही मुझे एक और बात पता चली है जिससे उसे पूरी तरह से ठीक होने में आसानी होगी। याओ और शुन दोनों प्राचीन चीन के पौराणिक शासक हैं जो 3 सम्राटों और 5 सम्राटों में से एक हैं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,